हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 3। एज आई टोल्ड यू कि जो अपना चालकोलिथिक है उसको हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में। क्यों करेंगे बाद में? जस्ट बिकॉज उसके जो फीचर्स हैं वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे कि जो आपका चालकोलिथिक फेज़ है ना, उसमें फर्स्ट टाइम एक मेटल यूज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉपर। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट मेटल कौन सी यूज़ हुई थी थ्रू आउट द सिविलाइजेशंस, तो वो थी आपकी कॉपर। चालकोलिथिक में हमें पता चलेगी ये चीज़। पर जो चालकोलिथिक फेज़ है ना, इसको हिस्टोरियंस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। कैसे? कुछ बोलते हैं कि ये प्री हड़प्पन फेज़ है। अगर प्री हड़प्पन फेज़ है तो मतलब किसके बाद आएगा? आफ्टर न्यूलिथिक। तो जैसे ही स्टोन एज ख़त्म होती है नियोलिथिक पे, तो उसके बाद आएगा आपका चालकोलिथिक। पर कुछ एक फीचर्स इसके आप देखोगे कि जो कि आपको लगेंगे कि ये तो पोस्ट हड़प्पन है, यानी कि हड़प्पा के बाद आए थे। तो कुछ एक फीचर्स ऐसे हैं जो इसके ऐसे लगते हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में आए थे, तो इसलिए इसको पोस्ट हड़प्पन भी कहते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि जो चालकोलिथिक फेज़ है उसको मैं आपको बाद में ही कर पाऊँगी आफ्टर डूइंग दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करो। और जो नई चीज़ स्टार्ट करी है वो है MCQs। आपको टेलीग्राम चैनल पे पोल जनरेट कर दिया गया है, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी MCQ पॉसिबल थे वो सारे मैंने उसमें डाल दिए हुए हैं, तो उनको चेक कर लेना, जाके सॉल्व करना, उससे आपको पता चलेगा कि कितना रिटेन हो रखा है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। और इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, मतलब आप उन चीज़ों के साथ अवेयर होना चाहिए। ठीक है, वो मैं भी बता रही हूँ आपको। जैसे कि हड़प्पा, ठीक है, सबको पता है फर्स्ट साइट थी जो कि डिस्कवर हुई थी, दैट वाज द हड़प्पा। हड़प्पा के बाद दूसरी भी आपको पता है जिसको माउंड ऑफ डेड भी बोला जाता है, जो कि है आपकी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, अच्छा मूवी भी आई थी मोहनजोदारो पे, वो भी आप देख लेना, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको उस टाइम उस मूवी को देख के अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद मोहनजोदारो आपने सुना होगा, फिर कालीबंगन भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, कालीबंगन का मतलब होता है, काली मतलब ब्लैक, बंगन मतलब बैंगल्स। ठीक है, मोहनजोदारो का मतलब है माउंड ऑफ डेड। और जो हड़प्पा थी आपकी, दैट वाज द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकावेटेड। इसके अलावा आप एक और जगह सुनते हो डॉकयार्ड से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं धोलावीरा। एक और सिटी सुनते हो आप, दैट इज़ लोथल। इसके अलावा आपने राखीगढ़ी भी सुना होता है। ठीक है, ये प्लेसेस मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ, जब आगे ये हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो आपको ऐसे एलियन सी टर्म ना लगेगी। ठीक है, फॉर दोज जो तो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इजी चैप्टर रहेगा ये, बट जो बिल्कुल ही न्यू है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आप आगे भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, और अगर आपको लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलती हूँ तो आप वीडियो की जो स्पीड है उसको भी इंक्रीज़ कर लिया करो। ठीक है, ओके। सो कमिंग बैक टू द प्लेसेस, फिर आपने इसमें एक और जगह पढ़नी है, दैट इज़ रंगपुर। इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर दोस्त अगर नोट्स बना रहे हो आप तो इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सारा आएगा भी दोबारा से। फिर आता है एक सुक्ता गेंदोर। अच्छा, जो आपकी RS शर्मा है उसमें आपको ये सुतका गेंदोर मिलता है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और आती है कोटी दीजी। डन। फिर उसके बाद एक और जगह आएगी अमरी। इसके अलावा एक और जगह आपको मिलेगी, दैट इज़ बनावली। फिर और आएगी भिराना। फिर एक और आती है सुरकोतरा। ओके, तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और देख लो जो कि आपको अभी हमने इसमें पढ़नी है। तो देखो, हड़प्पा के बारे में अगर एक ख़ास बात करूं तो ये थी फर्स्ट सिटी जो हमें मिली थी। मोहनजोदारो के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको वो स्टेटाइट का स्टैच्यू मिलेगा,
बियर्ड मैन वाला, ठीक है, बियर्ड मैन वाला मिल गया। फिर आपको डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलेगा। कालीबंगन की बात करें, ये राजस्थान में पड़ता है। धोलावीरा की बात करें, यहाँ पे डॉकयार्ड मिलेगा। लोथल वाला जो है, इसको भी पोर्ट सिटी बोल दिया करते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बोट्स के एविडेंसेस मिल रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोटी दीजी देखें तो यहाँ पे फर्स्ट वेपन फैक्ट्री मिली है। ऑल्दो ज़्यादा वेपन नहीं बनाए इन लोगों ने, बट स्टिल हमें यहाँ पे फर्स्ट वेपन फैक्ट्री देखने को मिलती है। और सुख्ता इंदौर की ये खास बात है कि अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बात करें तो ये सबसे वेस्ट में पड़ता था। जो सुख्ता गेंदौर है, इस सिविलाइजेशन के सबसे वेस्ट में कौन सा एरिया पड़ता है? तो आपका सुख्ता गेंदौर। बनावली की बात करें तो यहाँ पे आपको बारले के एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सुरकोत्रा में कुछ हॉर्स के एविडेंसेस देखने को मिले हैं, सिर्फ सुरकोत्रा में ही मिले हैं पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके फीचर्स भी करेंगे। पहले हम ओवरऑल फीचर करेंगे। अब देखो इसमें हमें पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने का जो इसमें तरीका रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्सटेंशन, कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसमें पहले हम एक्सटेंशन देख लेंगे। फिर आपको पता है इनका खास फीचर जो था, दैट वाज द टाउन प्लानिंग। घर कैसे बने हुए थे, कोई रेस्ड पार्ट था, कोई नीचे वाला पार्ट था, तो वो सारा चीज़ जो है वो टाउन प्लानिंग में आ जाता है। टाउन प्लानिंग के बाद अब देखो सेटल तो हो गए, अब खाने पीने का काम भी चलेगा ना, तो एग्रीकल्चर देखेंगे इनका, ठीक है। किस चीज़ की डोमेस्टिकेशन करते थे, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे अवेलेबल थे, कहाँ से पता चलता है कि कौन से एनिमल्स प्रेजेंट थे, इनकी सोसाइटी कैसी थी। वो सोसाइटी नहीं जो आज की है कि दो लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ नहीं। तो दिस वाज द सोसाइटी की रिच थे, पुअर थे, मिडिल क्लास थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के बाद हमें एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ अबाउट द दियर इकोनॉमी। रहते कैसे थे वो लोग, उनकी जो दिनचर्या थी, खाना पीना था, वो कैसे बेस्ड था, तो वो किस चीज़ पे होता है? अल्टीमेटली इकॉनमी के ऊपर। इनकी हम स्क्रिप्ट देखेंगे कि उस टाइम पे बुक्स थी या नहीं। तो एज आई टोल्ड यू कि जो हिस्ट्री है उसके 3 फेजेस हैं। नंबर 1 वॉज प्री, सेकेंड वॉज प्रोटो और थर्ड वॉज हिस्ट्री। तो प्री में हमने बोला था कि जो राइटिंग इन्वेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। प्रोटो में बोला था कि जो राइटिंग इन्वेंशन है वो हो चुका था, पर दिक्कत क्या थी? ये डिसाइफर ही नहीं हुआ। इसमें एग्जाम्पल किसका दिया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो स्क्रिप्ट जो है इनकी वो बिलोंग करती है टू प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद हम देखेंगे कि किसी भी जगह का रिलीजन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। और इसके अलावा हम देखेंगे इनकी टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची हुई थी, क्योंकि अभी आप देखोगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको ब्रॉन्ज एज बोलेंगे, ब्रॉन्ज एज। अब देखो ये जो ब्रॉन्ज एज वाला फीचर है ना, जो आपका ब्रॉन्ज होता है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, वन इज़ द कॉपर एंड सेकेंड इज़ टिन, ठीक है। टिन का साइन इज Sn, कॉपर का Cu, ये ध्यान में रखना। अब देखो ब्रॉन्ज बाद में बना कॉपर और टिन को मिक्स करके, और जो चाल्कोलिथिक थे वो सिर्फ कॉपर यूज़ करते थे। तो ये फीचर ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो चाल्कोलिथिक फेज था दैट वाज बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑल्दो ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे एक दिन छोड़ के दोबारा से, तो वहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस थी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कौन कौन सी थी। कंटेम्परेरी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया है, और आपका कोई दोस्त है वो चला गया है कहाँ भेजे उसको, कनाडा, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी इंडिया में चल रही है, उसकी ज़िंदगी कनाडा में चल रही है, ऑल्दो आप दोनों की एज क्या है? सेम है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ यू, कहाँ पे हो आप? इंडिया में, ठीक है, यू आर इन इंडिया, और आपकी जो एज है दैट इज़ 23 के आसपास कंसीडर कर लो, ठीक है। उसके बाद कनाडा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे आपका फ्रेंड है, इसकी एज भी क्या है? 23। अब आपकी लाइफ जो है वो इंडिया में है, इसकी लाइफ जो है वो कनाडा में है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना, पर एक दूसरे के क्या हो आप? कंटेम्परेरी, यानी कि रह अलग अलग जगह पे रहे हो पर एक दूसरे के क्या हो गया आप? कंटेम्परेरी।
तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन सी ऐसी सिविलाइजेशंस थी जो उसके कंटेम्प्रेरी थी, वो चीज़ ध्यान में रख लेना। यहाँ पे चल रही थी इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ चल रही थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और यहाँ पे चल रही थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं कौन कौन आगे, एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, मैंने आईवीसी ही टर्म यूज़ करनी है और बार बार, इसको ही क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगी पर आपने कभी भी शॉर्टकट में नहीं लिखना, मैं आईवीसी लिखूंगी। किसके कंटेम्प्रेरी थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और उसके साथ साथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों के ही क्या थे, ये कंटेम्प्रेरी थे, मतलब एक टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगी ना, वो मिलेगी आपको घाघर और हकरा बेल्ट के ऊपर। ये घाघर और हकरा बेल्ट जो है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ विद द येलो पेन। ये देखो यहाँ पे एक घाघर एंड हकरा दिखेगा आपको, इस रिवर के अराउंड कर रही थी, ट्राइंगुलर शेप में थी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ एक्सटेंट। क्या, कहाँ पे लाई कर रही थी, तो घाघर और हकरा बेल्ट, घाघर हकरा बेल्ट। घाघर और हकरा बेसिकली इंडिया और आपका जो पाकिस्तान है वहाँ के, उन दोनों के बीच से इससे ये रिवर्स जाती हैं, घाघर और हकरा। और बिकॉज ये ट्राइंगुलर सी शेप बना देती हैं यहाँ पे, दिस वन, कि इसके आसपास रह रही थी। ठीक है, तो ट्राइंगुलर शेप की थी ये, ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना, घाघर हकरा बेल्ट। अब देखो एक्सटेंट की बात करें तो आपकी क्या डायरेक्शंस होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती हैं, यूनिवर्सल जो होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, अगर इसकी एक्सटेंशन की बात करेगी, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। कोई भी क्वेश्चन इनिशिएट करना है रिलेटेड टू आईवीसी तो आप इसको बता सकते हो, पर देख लेना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पूछा है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको बनाने की। ठीक है, तो चलिए, जैसे जनरल फीचर पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नॉर्थ में पड़ती है एक जगह मांडा, मांडा भी कहाँ है, स्पेसिफिकली कश्मीर में। ठीक है, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी, वहाँ पे मांडा पड़ती है, कश्मीर में है जो। वहाँ से लेके साउथ वाला पोर्शन है दाइमाबाद, दाइमाबाद पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। तो यहाँ तक ये एक्सटेंड करती है। पर कुछ बुक्स में आपको एक और जगह मिल जाएगी, यहाँ पे लिख देती हूँ, मालवा। मालवान जो है ये आपके साउथ गुजरात में पड़ता है। तो कुछ का मानना है कि दाइमाबाद तक एक्सटेंड करती है टुवर्ड साउथ, और कुछ का मानना है कि मालवान जो जगह है साउथ गुजरात के अंदर, वहाँ तक ये एक्सटेंड करती है। फिर बोलते हैं जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे पड़ता है सुक्ता गेंदौर, जो कि बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान आ जाता है आपके पाकिस्तान में। तो जो सुक्ता गेंदौर है, इसकी खास बात यही है कि ये एक्सट्रीम वेस्ट में लाया करता है। ईस्ट में बात करें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो यूपी का जो मेरठ वाला एरिया है वहाँ पे। डन। तो दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इनका एक्सटेंड था, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एरिया था, फिर सारी जो एरियाज आएंगे वो इनके अंदर पड़ेंगे इस तरह से। सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे भी बता देती हूँ, ये पड़ा आपका मांडा वाला एरिया, दिस वन। यहाँ जैसे पड़ेगा आपका दाइमाबाद एज पर सम हिस्टोरियंस, और कुछ का मानना है यहाँ पे साउथ में पड़ता है जाके मालवन, साउथ गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका सुक्ता गेंदौर एक्सट्रीम वेस्ट में, यहाँ से चले जाओ यूपी वाली साइड, और यहाँ पड़ेगा आपका आलमगीरपुर विच इज़ इन मेरठ और उत्तर प्रदेश,
ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा. दिस इज द एक्सटेंशन, ओवरऑल एक्सटेंशन ऑफ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेजेस पे. तो 3 फेजेस आपको आईवीसी में देखने को मिलते हैं. कौन कौन सा फेज है? नंबर 1 इज अर्ली ही आपको हड़प्पन फेज भी देखने को मिलता है. हड़प्पन फेज HP लिखा मैंने, आप हड़प्पन फेज कर लेना इसका. दूसरा फेज मिलता है आपको मैच्योर हड़प्पन फेज. चलो एक जगह पे पूरा लिख देती हूँ, एक जगह पे आप इसको पूरा कर लेना, ठीक है. हड़प्पन फेज. फिर मिलता है मैच्योर हड़प्पन फेज और तीसरा मिलता है लेट हड़प्पन फेज. दिस वे, ठीक है. अब जो आपका अर्ली हड़प्पन फेज है, इसको एक और नाम से जाना जाता है. हो सकता है ये टर्म्स आपको कभी पेपर में देखने को मिल जाए, तो इनको सिर्फ याद रख लेना. इसको बोलते हैं रीजनलाइजेशन. यानी कि अभी सिर्फ रीजन्स बनने लगेंगे, अभी ये सिर्फ इनिशिएशन वाला एरिया है या पीरियड है. तो इसको फॉर्मेटिव फेज भी कह देते हैं. थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं पर डरना नहीं है इनसे. फिर आते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज. तो जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, अभी ये रीजन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर जाएंगे, तो इसको बोल देंगे इंटीग्रेशन वाला टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फेज, ठीक है. फिर आता है आपका लेटर हड़प्पन फेज, इसको बोल देते हैं लोकलाइजेशन. यानी कि जुड़ा तो जुड़ा, फिर बाद में कुछ लोकल कम्युनिटीज़ बन गई, लोकलाइजेशन फेज. तो अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये वाला रूरल है, यानी कि विलेज कम्युनिटी ज़्यादा होगी. ये वाला एरिया जो है वो अर्बन आ जाता है और ये दोबारा से क्या बन जाता है, रूरल. तभी इसको लोकलाइजेशन बोल दिया, ठीक है. अब जो मेन फीचर्स आपके ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन फेज़ के हैं, वो आपने थोड़े से ध्यान में रख लेने हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन होती है, क्योंकि अभी रीजन्स बन रहे हैं. तो ये लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी इनकी सेटलमेंट्स हैं, इस तरह से ये घर हैं इनके, जो उसके अराउंड क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन करेंगे, यानी कि बाउंड्रीज दे देंगे, ठीक है. फोर्ट्स हो सकते हैं, उनके अराउंड बाउंड्रीज दे देंगे. तो दैट इज़ द फीचर ऑफ योर अर्ली हड़प्पन फेज. अब यहाँ पे जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन द स्टोन बीड मेकिंग, ठीक है. स्टोन से कुछ चीज़ बना देना, बीड का यूज़ करके कुछ चीज़ बना देना. इनको मेटल क्राफ्टिंग भी पता थी और इन्होंने व्हील का यूज़ भी किया था, क्योंकि हम देखते हैं व्हील का इन्वेंशन तो नियोलिथिक में ही हो गया था, ठीक है. तो यह व्हील का भी यूज़ करते हैं, व्हील ट्रांसपोर्टेशन. ओके. और इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से एरियाज़ पड़े. तो आपको मैंने एक जगह बताई, कालीबंगन. तो कालीबंगन आपका किसका पार्ट है, अर्ली हड़प्पन फेज का. धोलावीरा जो कि गुजरात में है, कच्छ वाले एरिया में. और सम टाइम जो आपका हड़प्पा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है. अमरी. इस जो ये वाला पेज है ना, इसको इतना सीरियस होकर याद मत करना, ये जस्ट जनरलाइजेशन जैसी है कि कौन से फेज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है. फिर आता है आपका नेक्स्ट फेज़, दैट इज़ द मैच्योर हड़प्पन फेज़, जिसको आपने इंटीग्रेशन एरा भी बोला. क्यों? क्योंकि पहले अर्ली हड़प्पन फेज़ में छोटे छोटे रीजन्स बने, अब वो सारे मिल जाएंगे आपस में और उसको बोल देंगे इंटीग्रेशन फेज़. और ये काफ़ी अर्बनाइज था. क्यों था काफ़ी अर्बनाइज? क्योंकि इन्होंने मेन फोकस किया टाउन प्लानिंग में. टाउन प्लानिंग के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे स्टैचूज़ बनाए. कैसे कैसे स्टैचूज़? जैसे आप देखते हो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, त्रिभंगा पोजीशन में खड़ी होती है जो. फिर स्टीएटाइट स्टैचू देखते हो आप, वो जो बियर्ड मैन था, ठीक है. फिर इसके अलावा बहुत सारे मेल एंड फीमेल फिगरीन्स देखते हो, मेल एंड फीमेल फिगरीन्स. मेल एंड फीमेल फिगरीन्स के अलावा यहाँ पे टेराकोटा की टेक्निक इनको पता थी. टेराकोटा जो होती है दैट इज़ हाईली बेक्ड सॉइल. मिट्टी को ही बहुत पकाया जाता है और उसको बोल देते हैं टेराकोटा, ठीक है. तो दैट वाज द मैच्योर हड़प्पन फेज. तो हम बोल सकते हैं कि येस दैट वाज क्वाइट अर्बनाइज्ड और इकोनॉमी के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिल जाता है.
फिर आता है लेटर हड़प्पन फेज, जिसको आप लोकलाइजेशन एरा भी बोल देते हो, पोस्ट अर्बन फेज भी बोल देते हो उसको, यानी कि अर्बन वाला कौन सा था, मैच्योर, अब क्या आ जाएगा, ये पोस्ट अर्बन फेज आ जाएगा। दोबारा से थोड़ी सी रूरल सेटलमेंट देखने को मिलती है, और यहाँ पे आईवीसी का हो जाता है डिक्लाइन, डिक्लाइन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो इंटीग्रेशन था, इकट्ठा हुआ था, ये फिर से टूटना शुरू हो जाता है। देखो रीजनलाइजेशन में इस तरह से थी, छोटे छोटे रीजन्स बने हुए थे, इंटीग्रेशन में क्या हुआ था, ये सारे जुड़ गए थे, लेट में क्या हो गया, दोबारा से फ्रेगमेंटेशन हो जाती, इस तरह से फिर से अलग हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाता है आईवीसी का। तो अब जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे वही बच गए थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी फेजेस आते हैं। अब देखो डिक्लाइन है तो डिक्लाइन में सारे ही एरियाज़ आ जाएंगे। एनीवेज मैच्योर में मैंने आपको जगह नहीं बताई, तो वही आ जाएंगे दोबारा से, हड़प्पा, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आपने मैच्योर में ही लेना है, ठीक है, एम से याद रख लेना, एम फॉर मैच्योर, एम फॉर मोहनजोदारो। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे जाता है मोहनजोदारो आपका ड्यूरिंग द मैच्योर हड़प्पन फेज़। और इसके अलावा आप एक और जगह धोलावीरा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राखी गढ़ी भी ऐड कर सकते हो। अब देखो ये कॉमन सी सिटीज़ हैं जो सारे में आ जाएंगी। अब जैसे डिक्लाइन होएगा तो सभी का डिक्लाइन हुआ था ना, हड़प्पन का भी हुआ, मोहनजोदारो का भी हुआ, फिर आपका सौराष्ट्र वाला एरिया था वहाँ पे भी होता है, तो सारी चीज़ें डिक्लाइन हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे सारी सिटीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज द फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, अगर टाइम पीरियड की बात करें ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं 2600 से लेके 1900, या फिर आपको कहीं जगह पे 1500 BC भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, दोनों ही मिल जाएंगे। चलो, नाउ वी विल बी डूइंग द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो पिक्चर से ये क्लियर हो रही है चीज़, कुछ लोअर सा पोर्शन दिख रहा है आपको, कुछ अपर पोर्शन है, ठीक है, ये अपर वाला आ गया, ये कुछ लोअर वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। जो अपर वाला पोर्शन था उसको इन्होंने टर्म दे दी जिसको बोला सिटाडल, लोअर वाले को इन्होंने कोई टर्म नहीं दी हुई है। अब देखो ये जो अपर वाला पोर्शन है ना, ये बोला जाता है कि हो सकता है ये एलीट के घर हों, यानी कि जो बड़े लोग हुआ करते थे वो लोग यहाँ पे रहते थे, और वो जो नीचे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ रहती थी उनको प्रोटेक्शन देते थे। और ये जो आपका अपर पोर्शन था यानी कि सिटाडल, ये था वेस्ट डायरेक्शन में, जबकि आपका लोअर पोर्शन वॉज इन, अरे ये चला गया सारा, सिटाडल ये था वेस्ट डायरेक्शन में, जबकि आपका जो लोअर पार्ट था दैट वाज इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो साइंस का इनको आइडिया था, अब सनराइज़ कहाँ से होगा, फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर सिटाडल ईस्ट में होता तो सारे बाकी एरिया को धूप नहीं पड़ती ना, तो धूप सबको मिल जाए, इसलिए ये ईस्ट डायरेक्शन में था, तो ये इसको भी धूप दे देगा, और जो आपका सिटाडल था ये दोबारा इरेज हो गया। सिटाडल वेस्ट डायरेक्शन, लोअर पार्ट इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो बिकॉज सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में, सभी को धूप मिल जाए, इसलिए इन्होंने लोअर पार्ट जो था वो ईस्ट में बनाया था, और जो ऊंचे वाला पार्ट था वो वेस्ट डायरेक्शन में बना दिया था। इसके अलावा जो ज़्यादा एरिया था, ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा घर थे, वो कहाँ पे थे, आपके लोअर पार्ट में, मोर नंबर ऑफ हाउसेस, और ऊपर कंपैरेटिवली कम थे, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ योर टाउन प्लानिंग। और इनका जो टाउन प्लानिंग का आउटलुक था दैट वाज हाईली अर्बनाइज्ड, यानी कि हम मैच्योर हड़प्पन फेज की ज़्यादा बात करेंगे, तो कैसे अर्बनाइज था वो भी हम आगे देख के चलेंगे, ठीक है। तो हाईली अर्बनाइज्ड आउटलुक आपको देखने को मिलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने ना घर बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया था, ईंटों को काफ़ी पकाया पहले, फिर उसके बाद यूज़ किया जाके, तो बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल। उसके अलावा जो इनके रोड्स थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे, 90 डिग्री पे कट किया करते थे, और इस तरह से बनाए गए थे कि एक तरफ से हवा चले तो वो सारे रास्ते को क्लीन कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट वाज हाईली इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में क्या था, जैसे कि ये कोई घर है मान लो, ये एक ही ये भी है ये,
तो हर एक घर जो था ना वो छोटी छोटी ड्रेन से कनेक्टेड था इस तरह से। और एक फिर यार इरेज क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे, दोबारा लिखना पड़ेगा। ब्रिक्स कैसी थी, बेक्ड। और रोड कैसे थे, एक दूसरे को कट करते थे एट 90 डिग्री, और इस तरह से करते थे कि जैसे ही हवा आए वो साफ हो जाए खुद ही। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता रही थी जो चीज़, वो था कि एक लैम्प पोस्ट था। लैम्प पोस्ट का क्या मतलब है, आप देखते हो ना लाइट्स लगी होती हैं स्ट्रीट लाइट्स, तो उसी तरह से इन्होंने भी छोटे छोटे लैम्प पोस्ट बना रखे थे ऐसे, हर एक स्ट्रीट में थे ये। और उसके अलावा इन्होंने जो ब्रिक्स का यूज़ किया था ना ये वाला, तो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म ब्रिक्स थी। इनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट का रेशियो देखें तो 1:2:4 था। ठीक है, दैट वाज हाईली इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बॉन्ड ब्रिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनकी जो ब्रिक्स थी काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म थी, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ब्रिक्स की जो शेप देखने को मिलेगी वो रेक्टेंगुलर भी थी और रेक्टेंगुलर के साथ स्क्वायर भी थी। ठीक है, और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बता रही थी मैं आपको। ड्रेनेज सिस्टम वाज हाईली एडवांस्ड। जैसे ये घर है, एक ड्रेन इसकी निकली, एक घर ये है, एक ड्रेन इसकी निकली, और फिर बाद में जाके ये क्या करेंगे, बड़ी सी ड्रेन में मिल जाएंगे। और ये जो ड्रेन होती थी ना ये स्लांट होती थी थोड़ी सी। स्लांट का मतलब है ये होगी सीधी लाइन, ये होगी थोड़ी सी स्लांट, ताकि जो फ्लो है उसमें सीवरेज का वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, कैसी थी ड्रेन, स्लांट थी। तो ये बात भी ध्यान में रख लेना। तो ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी एडवांस्ड। और इनका जो ड्रेन था ना दैट वाज ऑलवेज कवर्ड विद लार्ज स्लैब्स ऑफ ब्रिक से हमेशा ये कवर रहता था ताकि सफाई रहे उस एरिया में, गंदगी ना फैले। तो मतलब ये डिजीज़ से भी खुद को प्रिवेंट रखा करते थे। और बाकी अगर ड्रेन किस चीज़ की बनी हुई थी, तो ड्रेन जो थी वो आपका जो लाइम वगैरह होता है ना, चूना वगैरह, लाइम हो गया, मोर्टार हो गया, तो इन सब चीज़ों की बनी हुई थी। सो दीज वर द हाईली एफिशिएंट फीचर्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द हड़प्पन फेज। अब देखो रोड्स की बात बताई मैंने आपको कि 90 डिग्री पे कट करते थे, जैसे चंडीगढ़ में होता है ना इस तरह से। और जो सेटलमेंट थी वो यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, इन रोड्स की साइड में ऐसे। ओके, और ना इन घरों के जो डोर थे वो हमेशा बैक स्ट्रीट में ओपन होते थे। बैक स्ट्रीट में हो ओपन हुआ करते थे। तो इससे पता लगता है हमें कि ये काफ़ी ज़्यादा टेक केयर करते थे अपनी प्राइवेसी की। फाइन, सो दीज आर द सर्टेन फीचर्स दैट यू कैन सी थ्रू आउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब देखो कुछ इस तरह से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। ये देखो ये है बैक स्ट्रीट में, ये ओपन होगा, आगे जाके एक मेन रोड होगा, पर जो इनके मेन डोर्स होंगे वो बैक स्ट्रीट में ही ओपन हुआ करते थे। और 2 स्टोरी वाले हाउसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, 2 स्टोरीड। ठीक है, 2 स्टोरीड। मुझे 1 सेकेंड देना प्लीज़। हम्म, 2 स्टोरी हाउसेस हुआ करते थे इनके पास, यानी कि 2 मंजिलें। ठीक है, ये देखो ब्रिक्स का अगर आप साइज़ देखोगे दैट वाज हाईली यूनिफॉर्म 1:2:4। तो ये वाला फीचर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा ही एवरेज साइज़ देखना है आपको तो 7x14x28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 लेंथ आ जाएगी, 14 इसकी जो है वो चौड़ाई आ जाएगी, और 7 इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेनेज सिस्टम भी था ये। तो छोटी छोटी ड्रेन्स हर घर के ही बाहर थी। ड्रेनेज सिस्टम वॉज हाईली एफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी क्या होती है, 3 वर्ग हमेशा ही देखने को मिल जाते हैं। एक होता है वेरी हाई, एक थोड़ा सा मिडल आ जाता है, और एक आ जाता है बिल्कुल ही
लोअर या जिनको पुअर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हर सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर इस पिक्चर को देखोगे ना आप, तो इसमें आपको एविडेंसेस मिलेंगे कि कैसी सोसाइटी रही होगी। तो यहाँ पे रेस्ड पार्ट है, थोड़ा सा लोअर पार्ट है, तो इससे पता लगता है कि जो हाई पीपल होंगे, हाई क्लास पीपल होंगे, वो कहाँ पे रहेंगे, रेस्ड वाले पोर्शन पे, और लोअर वाले पोर्शन पे मिडिल क्लास लोग आ जाएंगे, और जो बाउंड्री के बाहर वाले एरिया में होंगे वो थोड़े से पुअर आ जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी सोसाइटी जो है वो अर्बनाइज तो थी। फिर उसके बाद अगली पिक्चर देखते हो आप, तो इसमें भी यही चीज़ पता लग रही है जो पहले में था। दूसरी में आपको पता चल जाता है कि एनिमल ड्रॉ कर रखा है, तो मतलब डोमेस्टिकेशन भी करी होगी इस सोसाइटी ने। इस सील के अंदर आपको देखने को मिल रहा है एक यौगिक पोस्चर में कोई प्रीस्ट। तो मतलब यहाँ पे बाबे लोग भी थे, ठीक है, जो अपने स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज डांसिंग स्टैचू मिलता है। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू मिलता है उससे पता लगता है कि इनको अम्यूज़मेंट में भी काफ़ी शौक था, ठीक है। अम्यूज़मेंट मतलब एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी भी ये किया करते थे। तो ये पता चलता है फ्रॉम द डांसिंग गर्ल। फिर उसके बाद अगली पिक्चर देखते हैं हम, तो इनका जो लुक है वो काफ़ी प्रीस्ट की तरह है, मतलब पंडित होते हैं ना जैसे आज के, तो उनकी तरह। तो इससे पता चल जाता है कि उस टाइम पे रिचुअल्स भी थोड़े बहुत हुआ करते थे, तो इस चीज़ से पता लगता है। फिर उसके बाद आप देखते हो पॉट से पता लगता है कि इनकी पास जो है वो सरप्लस में कोई चीज़ हुआ करती थी, और उसको स्टोर करने के लिए ये पॉट्स का यूज़ कर लिया करते थे। तो अब देख लेते हैं सोसाइटी के बारे में। तो हम बोल सकते हैं सोसाइटी में फर्स्ट थिंग कि ये थी अर्बेनाइज्ड, ठीक है। तो अर्बेनाइज्ड हम मैंने बोल दिया, तो आपको ध्यान आना चाहिए कौन सा पार्ट, ये वाला मैच्योर हड़प्पन फेज़। इसी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, जो इंटीग्रेशन वाला फेज़ था। फिर बाद में बताएंगे कि किस तरह से डिक्लाइन हुई, यानी कि लोकलाइजेशन फेज़, ठीक है जी। तो चलो सोसाइटी पे आ जाओ, और तो नहीं इसमें पिक्चर ना। तो इतनी चीज़ें तो हमें पिक्चर से ही पता लगी। तो फर्स्ट जो फीचर है वो हड़प्पन सोसाइटी जो थी अर्बेनाइज थी काफ़ी ज़्यादा, और ज़्यादातर जो लोग थे वो मिडिल एरिया में रहा करते थे। कैसे पता चला, ये वाला पिक्चर देखो पहले तो आप, ये वाला ज़्यादा घर कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लोअर वाले पोर्शन में। ये फिर से इरेज हो गया, बड़ा भूत वाला सीन हो रहा है। सिटाडल वेस्ट, लोअर ईस्ट, लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस। तो ज़्यादा नंबर जो था हाउसेस का वो आपको देखने को मिलेगा लोअर वाले पार्ट में यहाँ पे। तो इसी वजह से बोला गया कि जो मिडिल क्लास थी ना ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ज़्यादा थी इफ़ कंपेयर टू द हाई एंड लो। फिर क्या था, एक बाउंड्री दे रखी थी, तो बाहर भी थोड़े से घर देखने को मिलते हैं। तो ये बोल दिया जाता है कि मे बी ये ज़्यादा पुअर हुआ करते थे, तो इनको बाहर रखा करते थे। और इनके मानने से हो सकता है कि ये थोड़े मतलब इफ़ कंपेयर टू द हाई एंड मिडल थोड़े कम थे। ब्लैक स्मिथ हो गए, ऐसे ऐसे होंगे, ये मान लिया जाता है, ठीक है। तो जो सोसाइटी थी इनकी 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाती है। कौन कौन सी, वन इज़ रिच, जो कि रेस पोर्शन या फिर सिटाडल पे रहा करते थे। रुको रुको रुको, पहली आती है रूल्ड, जो रूल किया करते थे, तो तभी वो हाई पोर्शन पे रहेंगे ना अगर रूल करेंगे। साफ नहीं हुआ, रूल्ड। दूसरे आते थे रिच मर्केंट। रिच मर्केंट आपके लोअर पोर्शन में रहा करते थे, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो सारे कौन कैरी करते थे, आपके रिच मर्केंट। और तीसरे आते हैं आपके पुअर लेबरर्स, जो रिच मर्केंट्स के अंडर काम किया करते थे। और सबसे जो लोएस्ट पार्ट था सिटी का, वहाँ पे रहा करते थे आपके पुअर लेबरर्स। अब देखो, प्रोफेशन इनकी सोसाइटी में एक नहीं था, बहुत सारे प्रोफेशन आप देख लोगे। तो फर्स्ट जो प्रोफेशन आता है, तो मतलब इनका जो ऑक्यूपेशन था, प्रोफेशन था, दैट वाज हाईली डाइवर्स। ये भी ध्यान में रखना, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ ये करते हुए देखने को मिलेंगे आपको, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सो दैट आपको रिवाइज करने में ईजी रहे। तो देखो पिक्चर से क्या क्लियर हुआ, एक तो प्रीस्ट, ये वाली पिक्चर, ठीक है, प्रीस्ट हुआ करते थे वहाँ पे, वॉरियर्स भी हुआ करते थे। वॉरियर कैसे पता चला हमें, एक जगह है कोटी दीजी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि याद रखना इसको, वहाँ पे मिलती है हमें फर्स्ट वेपन फैक्ट्री। तो इन्होंने थोड़े बहुत जो है वो टूल्स सॉरी थोड़े बहुत वेपन्स बनाए हुए थे। तो वेपन्स बनाए थे तो मतलब वॉरियर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, तो ये ध्यान में रख लेना। पीजेंट्स भी थे, फिर इसके अलावा ट्रेडर्स भी थे, एंड आर्टिशंस भी थे।
तो ये कुछ फीचर्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो मतलब जो सोसाइटी थी इनकी, तो वो डिफरेंट प्रोफेशंस के ऊपर चल रही थी। फिर बोल दिया जाता है कि जो हमें बिल्डिंग्स के एविडेंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं ज़्यादातर हड़प्पा वाले एरिया में, हड़प्पा और लोथल। काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग के एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि 2 स्टोरी घर था, 1 स्टोरी घर था, वो सारे कहाँ पे मिले हैं? ज़्यादातर आपके हड़प्पा और लोथल एरिया में। तो अगर वहाँ पे मिले तो इसमें हमें पता चल जाता है कि यस, रेजिडेंस तो था वहाँ पे, सोसाइटीज़ तो थी। इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद बोल दिया जाता है कि जो सोसाइटी थी ना, दैट वाज बिलीव्ड टू बी मैट्रियार्कल। मैंने बोला कंसीडर नहीं बोला, मैंने बोला बिलीव टू बी मैट्रियार्कल, यानी कि मदर की चलेगी, ठीक है। मदर जो होंगी वो डोमिनेंट होंगी, या सबसे जो बड़ी लेडी होगी घर की वो डोमिनेंट होंगी। क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि जो विमेन के फिगरीन्स हैं, फीमेल फिगरीन्स हमें बहुत सारे मिलते हैं, फीमेल फिगरीन्स। फिर उसके बाद एक सील मिलती है, उसमें एक मदर को ड्रॉ किया गया है और उनके वूम से क्या निकल रहा है? एक प्लांट निकल रहा है। तो उस वूम से अगर एक प्लांट निकल रहा है तो वो बताता है कि ये लाइफ जनरेट करती है, यानी कि बच्चे पैदा करती है। तो इस वजह से इन एविडेंसेस के ऊपर हम बोल देते हैं कि जो सोसाइटी थी दैट वाज हाईली मैट्रियार्कल। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है एक मदर गॉडेस, और वो मदर गॉडेस कौन है? यही सील, ये जहाँ पे वोम से ऐसे दिखाया हुआ है कि प्लांट निकल रहा है, तो वो नई लाइफ को जनरेट करती है, इसलिए उसको मदर गॉडेस बोल दिया गया। तो इसके बेसिस पे बोल दिया जाता है कि यस, माइट बी द सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल। इसके अलावा ये इन लोगों को कॉटन का पता था, ठीक है। हुआ क्या, जो ईरानियन थे आपके, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती थी सिंडॉन बोलने में। एक्चुअल नाम इसका सिंडॉन था, तो वो स को बोल देते ह, तो इसका पड़ गया हिंडॉन, और वहीं से फिर हिंदू टर्म ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और जो लोग थे उनको ऑर्नामेंटेशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों ही क्या पहनते थे? ऑर्नामेंट्स। दिस इज़ द साइन फॉर मेल्स, और ये जो नीचे वाला है दैट इज़ फॉर द फीमेल्स। मैंने इसको कैसे याद रखा था? देखो, अपनी सोसाइटी में लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी पहले, अब तो थोड़ी सी इक्वालिटी आने लगी है। फिर तो मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, तो इनका जो एरो है इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और फीमेल का नीचे वाली डायरेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा हमें मोहनजोदारो से कुछ एविडेंसेस मिलते हैं स्पिंडल और नीडल के। और जब ये एविडेंसेस मिलते हैं हमें मोहनजोदारो से, तो मतलब इनको वीविंग का बहुत ज़्यादा शौक था, यानी कि ये कपड़ों को खुद ही सिल लिया करते थे, तो वीविंग ये किया करते थे, ठीक है। वीविंग और स्पिनिंग दोनों चीज़ें किया करते थे। तो दैट वाज द ओवरऑल व्यू ऑफ योर हड़प्पन पीपल। सो ये आ जाती है आपकी सोसाइटी। सोसाइटी के बाद आपका आता है एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें एविडेंसेस मिले हैं। पहली पिक्चर में आप देखोगे एक हम्प्ड बुल देखने को मिल जाता है, हम्प्ड बुल। अगले में आप देखोगे आपको प्लो मिल रहा है, ठीक है। आगे 2 एनिमल्स हैं, पीछे इंसान बैठा हुआ है और वो उसको चला रहा है, ठीक है। ये वाला तो आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुआ, पर इसी तरह से एक प्लो वाला भी मिलता है, ठीक है। प्लो वाला भी मिला हुआ है, ये वाला तो ट्रांसपोर्टेशन का है। एक प्लो का भी मिला हुआ है, यानी कि हल जोतना इनको आता था। तो एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन में अगर देखें तो आपको इम्पॉर्टेंट साइट्स अगर मैं बताऊँ तो जो एग्रीकल्चर था इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, ये जो साइड में सील है ना, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको शीप की तरह नहीं लग रही? तो मतलब एक एनिमल इन्होंने कौन डोमेस्टिकेट किया था? शीप, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर था दैट वाज द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सोर्स ऑफ दियर सब्सिस्टेंस। मतलब अपने जो खाने पीने की दिनचर्या थी इनकी, वो किसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड थी? एग्रीकल्चर के ऊपर। और जो वीट है उसके एविडेंसेस मिलते हैं हमें मेहरगढ़ से। अच्छा, मेहरगढ़ हमने स्टोन एज में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा था, नियोलिथिक वाले फेज़ में, मीजोलिथिक वाले फेज़ में। नियोलिथिक में इसमें खास फीचर था कि ड्रिलिंग ऑफ टूथ हमें फॉर द फर्स्ट टाइम मिला था, तो वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए, कमिंग बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वीट के एविडेंसेस हमें कहाँ मिले? जाके आपके मेहरगढ़ में, विच इज़ इन पाकिस्तान। उसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपका बारले। तो जो बारले के एविडेंसेस मिले हैं वो है बनावली से। बनावली कहाँ पड़ता है आपके? तो हड़प्पा में। ये ध्यान में रखना है
ठीक है, एविडेंसेस अगर आप लिखते हो तो आपको ये हेल्प करेगा टू फेच मोर मार्क्स। तो बारले कहाँ पे मिला, बनावली, बी से याद रख लेना, बी फॉर बारले, बी फॉर बनावली। बनावली आपका पड़ता है आपके, हड़प्पा लिख दिया, हरियाणा है यहाँ पे, बनावली पड़ता है आपके हरियाणा में। डन। फिर उसके अलावा वीट और बार्ले तो जो थी इनकी मेन, जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थी। इसके अलावा भी और बहुत सारे सीड्स के एविडेंसेस मिले। अब यहाँ पे आपका काम आएगा फर्स्ट चैप्टर, वहाँ पे हमने पढ़े थे सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, उसमें हमने एक पढ़ा था जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़। तो उसमें ही हमने बोला था ना कि पॉलन ग्रेन्स या सीड मिलते हैं, फिर उसकी डेटिंग चेक करी जाती है, फिर उससे पता लगा लिया जाता है कि कितना पुराना सीड है। तो वही चीज़ से पता लगा हमें वीट और बार्ले को लेके। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें और मिलती हैं, जैसे कि हॉर्स ग्राम यानी कि चने वगैरह। हॉर्स ग्राम के अलावा राइस के एविडेंसेस मिलते हैं। राइस का स्पेसिफिक लिख लेना कहाँ से मिले, तो जो सिटी पानी की साइड में होगी और वो कौन थी, लोथल। हॉर्स ग्राम मिलता है। फिर पीस के एविडेंसेस मिले हैं, मटर के, मेलन के एविडेंसेस मिले हैं, वाटरमेलन के मिले हैं, ठीक है, मिलेट्स के मिले हैं। अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 भी किसको बोला गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कौन सी कंट्री ने बोला है, इंडिया। कौन से ईयर को बोला है, 2023, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा मिलेट्स के अलावा हमें गार्लिक देखने को मिलता है, मस्टर्ड देखने को मिल जाती है, सरसों। तो ये ध्यान में रख लेना, इन सभी चीज़ों की एग्रीकल्चरेशन किसने करी, आपके हड़प्पा के लोगों ने, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन ये प्रोड्यूस करते थे, और जब बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन ये प्रोड्यूस करते थे तो इनको ज़रूरत पड़ती है पॉट्स की। तो पॉट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे फॉर द स्टोरेज, ताकि जब देखो अब इंडस वैली वाला जो एरिया था दैट वाज हाईली फर्टाइल। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे रिवर इंडस जाती थी विच वाज हाईली फर्टाइल। आज के टाइम पे वो उतनी फर्टाइल नहीं बची है जितनी पहले हुआ करती थी। तो जैसे ही पानी नीचे उतर जाता था तो उसमें ये फिर क्रॉपिंग कर लिया करते थे, और जब क्रॉपिंग कर लिया करते थे इस एरिया में, फिर वहाँ से अपना अनाज निकाल लिया करते थे, और जब फ्लड आता था तो वहाँ से पीछे हट जाते थे, फिर दोबारा अगले सीज़न में फिर से वहाँ पे सोइंग कर दिया करते थे। तो इनको क्रॉप रोटेशन का भी पता था, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, कि इस सीज़न में ये वाली क्रॉप उगाएंगे, इस सीज़न में वो वाली क्रॉप कराएंगे। इसके अलावा इनको प्लोइंग का पता था। प्लोइंग का पता कहाँ से चलता है, हमें एक टॉय मिलता है, जैसे ये फर्स्ट पिक्चर थी ना, रुको, ये वाली, दिस वन। तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान कैरी करने के लिए यूज़ हो रही थी। इसी की तरह एक प्लो का एविडेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे हम बोल देते हैं कि यस, इनको प्लोइंग का पता था। प्लोइंग के साथ साथ कालीबंगा और जो टेराकोटा वाला एरिया है वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा, अच्छा ये प्लोइंग वाला टॉय कहाँ पे मिला था, तो हमें मिला था ये कालीबंगा से। कालीबंगा में क्या किया हुआ था, ये टेराकोटा के बनाए हुए थे। टेराकोटा मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या हुआ करती थी, एक बेक्ड सॉइल हुआ करती थी। मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा पका के एक स्पेसिफिक टाइप की सॉइल प्रोड्यूस कर दी जाती थी, जिसको बोलते थे टेराकोटा। इसके बहुत सारे प्लो बनाए हुए थे, तो इससे पता चल जाता है कि ये प्लोइंग करते थे। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे इसके एविडेंसेस मिलते हैं वो भी देख लो, बनावली और भावलपुर, यहाँ पे भी एविडेंसेस मिल जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस। फिर कॉटन के बारे में इनको पता था, सोसाइटी में भी कर लिया। कॉटन को पहले बोलते थे सिंदौन, बाद में स में प्रॉब्लम आ रही थी तो बोल दिया हिंदौन। किसको प्रॉब्लम आई थी, ग्रीक्स को, ठीक है। तो ये कॉटन की कल्टीवेशन भी किया करते थे और उसका यूज़ करते थे फॉर द स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो नो, कुछ एविडेंसेस हमें देखने को मिले कि कुछ पॉट्स थे उनके ऊपर इन्होंने फिशेस ड्रॉ करी हुई है, ठीक है, और इस तरह से ड्रॉ करी हुई है कि एनिमल उसको उठा रहा है।
तो मतलब ये फिशरी पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो जितनी भी रिवराइन लाइफ थी वो इन्होंने खाई है। मलस्क होते हैं आपके, मलस्क में वो सारे आ जाते हैं, जैसे स्नेल नहीं होती, स्नेल के ऊपर वो छोटा सा शंख बना होता है, शेल। तो बोला जाता था कि ये जितने भी शेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं ये प्रोटीनेशियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है इनमें, तो इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फीड किया है हड़प्पन पीपल में। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो इनकी डाइट थी दैट वाज वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही तरह की देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन भी हमें ऐड करना है, मैंने तो जगह नहीं रखी, एक मिनट मुझे यहाँ पे शीट ऐड करने दो। बहुत यहाँ पे टाइट हो जाएगा नहीं तो काम। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको ये वाली पिक्चर भी बोला ध्यान से देखने को, तो शीप तो पक्का थी। ठीक है, शीप के अलावा हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि गोट्स भी थी और बहुत सारे कैटल्स थे। एक कैटल नहीं था, शीप और गोट तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड थे, पर हमने एक सील स्टार्टिंग में देखी, उसमें बुल भी था। ठीक है, तो शीप आ गया, गोट आ गया, कैटल्स बहुत सारे आ गए, मैनी, फिर बुल आ गया। ठीक है, तो बुल भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, एनिमल डोमेस्टिकेशन के अंडर। ऑल्दो जो आपके हड़प्पन पीपल थे उन्होंने मिल्क एंड कर्ड भी कंज्यूम किया था, इसको भी ऐड कर लेना, कंज्यूम्ड मिल्क एज वेल एज कर्ड। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। डोमेस्टिकेशन में देखें तो हॉर्स सेंटर्ड इतने ज़्यादा तो नहीं थे, पर एक एविडेंस मिल जाता है हमें सुरकोतरा में, विच इज़ इन गुजरात। एविडेंस देखने को मिल जाता है तो उसके बेसिस पे बोल दिया जाता है कि माइट भी उस टाइम पे हॉर्स भी एग्जिस्ट करते थे। फिर इसके अलावा पिग्स भी थे, कैमल्स का भी एविडेंस मिल जाता है हमें, मिला एक अद्धा ही है बट स्टिल एविडेंस मिला है, तो मे बी प्रेजेंट थे। ठीक है, चलिए नाउ वी विल बी डूइंग द इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट। इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस टाइम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या थी। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, वहीं से आइडिया लगा लेते हैं। ये ब्रॉन्ज यूज़ करते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज किस चीज़ का बना होता था, नंबर 1 इज़ कॉपर और दूसरा होता था टिन। अब ये जो कॉपर था और टिन था ना, ये इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, 2-3 जगह पे ही देखने को मिलता है। जैसे कॉपर जो था आपका, ये मिलता है इनको खेतरी माइंस में, खेतरी माइंस पड़ती हैं आपके राजस्थान वाले एरिया में, वहाँ से ले आया करते थे कॉपर। दूसरा आता है टिन, टिन जो है 2 जगह पे मिल जाती है, नंबर 1 वो द हज़ारीबाग और दूसरा आता है बस्तर। पर ये जो टिन था ना ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, जैसे हज़ारीबाग आ गया आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया, उल्टा लिख दिया, झारखंड वाला एरिया, और बस्तर वाला पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हुआ क्या कि इतने दूर पड़ते थे तो इनको अफ़गानिस्तान वगैरह ज़्यादा नज़दीक पड़ जाता था, तो इनको अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करवाना पड़ता था अपने पास। ठीक है, तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, तो ये क्या करते थे, थोड़ा सा आर्सेनिक भी इसमें कभी कभार मिक्स कर दिया करते थे ब्रॉन्ज़ के अंदर। ब्रॉन्ज़ बनाने के लिए कॉपर, टिन और आर्सेनिक भी कई बार ऐड कर दिया करते थे समटाइम। ठीक है, तो ब्रॉन्ज से बनाते हैं ये अपनी पहली स्टैच्यू, जिसको बोला गया वेरी इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल उसको नाम दे दिया गया। ये इनका फर्स्ट आर्ट वर्क था, और देखो कितना ज़्यादा पॉलिश्ड है, और इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई है ना वो होती है, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। इस टेक्निक को कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। होता क्या है, बाहर वाली साइड में डाली जाती है पहले मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी के अंदर शेप दी होती है, प्रॉपर शेप। फिर क्या किया होता है, नीचे से एक होल रखा होता है, इस होल के थ्रू ब्रॉन्ज भर दिया जाता है इसके अंदर।
और जो ब्रॉन्ज होता है वो वैसी शेप ऑक्यूपाई कर लेगा जैसे उस मिट्टी के अंदर थी, और फिर उसके बाद ये जो मिट्टी होती है इसको निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद में जो बचता है वो आपके पास ब्रॉन्ज स्टैच्यू बन जाता है। तो दैट इज़ द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। पहले मिट्टी के फॉर्म में शेप दिया उस चीज़ को जो भी बनाना है, और उसके अंदर फिर एक होल कर दिया और उस होल के थ्रू ब्रॉन्ज भर दिया जाएगा, और ब्रॉन्ज के भरने के बाद ये चीज़ आपको निकल के आएगी। ठीक है, जो ये पिक्चर में दिखाई है। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक के हेल्प से ये ब्रॉन्ज डांसिंग स्टैच्यू बनाया गया। तो नंबर 1 इनकी जो साइंस बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, इंडस्ट्री बोल सकते हो, वो किस चीज़ की थी? ब्रॉन्ज की। ठीक है, दैट इज़ द नंबर 1। बीड्स ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर व्हाट? फॉर ऑर्नामेंटेशन। मैंने आपको बताया कि ऑर्नामेंटेशन सारे ही करते थे, चाहे से वो मेल्स थे चाहे से फिर फीमेल्स थी, सभी को ऑर्नामेंट्स का शौक था। इस तरह की इनकी ज्वेलरी आपको देखने को मिलेगी। टेराकोटा, अगेन टेराकोटा आप ऐड कर सकते हो अपने टेक्नोलॉजी में। इनको टेराकोटा की टेक्निक पता थी, यानी कि हाईली बेक्ड क्ले। मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा बेक किया जाता है और उससे बना दिया जाता है एक टेराकोटा। फिर इसके अलावा इनको देखें तो गोल्ड का भी काफ़ी क्रेज़ था। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर की ज्वेलरी हमें देखने को मिलती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा शौक था इनको इन सब चीज़ों का। कार्नेलियन देखने को मिल जाता है। बाकी बीड्स तो दिख ही रहे हैं, बीड्स तो थे ही। सो ऑल वर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक चीज़ है, एविडेंस है वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक छानू दारो करके जगह है, छानू दारो। छानू दारो एरिया में देखने को मिलता है एक बीड मेकर शॉप। यहाँ पे ये बीड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। बीड मेकर शॉप, बीड मेकर शॉप थी यहाँ पे। और ये कहाँ कहाँ पे मिली? एक तो छानू दारो में मिली और साथ में लोथल में भी देखने को मिली है। तो मतलब ज्वेलरी खरीदने के लिए लोग आया करते होंगे ना इस एरिया में, छानू दारू और लोथल वाले एरिया में। यहाँ पे हमें एक बीड मेकर की शॉप मिल जाती है जो कि सारे ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा एक और जगह है, वो भी ध्यान में रख लेना, अलादीनो। अलादीनो आपके पाकिस्तान के कराची वाले एरिया में पड़ती है। तो जब अलादीनो की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नेकलेस बनाए जाते थे। अब देखो कितना ज़्यादा ऑर्नामेंट्स का इनको क्रेज़ था। नेकलेस किसके बने होते थे? तो गोल्ड के भी अवेलेबल थे, सिल्वर के भी अवेलेबल थे, कार्नेलियन के भी अवेलेबल थे, कार्नेलियन, और उसके साथ साथ प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे। ठीक है, इनके भी अवेलेबल थे। तो लोगों की जितनी भी कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से वो खरीद लिया करते थे। फिर इनको ब्रेसलेट्स का काफ़ी ज़्यादा शौक था, ब्रेसलेट भी पहनते थे ये लोग। अमेजिंग ना, पूरा फैशन किया हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों ने। फिर हमें कंघी भी देखने को मिलती है, कॉम्ब। तो मतलब इनको हेयर ड्रेसिंग का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, हेयर ड्रेसिंग। ठीक है, और इनकी अब देखो एक और टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं दोबारा से। हाँ, तो इनको काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था एलॉयज़ बनाने का। एलॉय क्या होता है? जैसे कि आपका ब्रॉन्ज है, दैट इज़ एन एलॉय। जब भी आप किसी मेटल्स को, बहुत सारी मेटल्स को मिक्स कर देते हो ना, तो उससे क्या बन के आता है? एक एलॉय। तो इनकी मेटलर्जिकल टेक्निक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इनको ब्रॉन्ज का काफ़ी ज़्यादा पता था, मेटलर्जिकल टेक्निक का इनको पता था। दे वर अवेयर अबाउट द मेटलर्जिकल टेक्निक। तो ध्यान में रखना ये चीज़। इंस्टेड इनको कॉपर का पता था, टिन का पता था, आर्सेनिक का भी पता था, बट आयरन का इनको कभी पता नहीं था। आयरन मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में, इनको आयरन का कोई आइडिया नहीं था। दे वर नॉट अवेयर अबाउट द आयरन एट ऑल, हड़प्पन पीपल। इसके अलावा अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लोहे, अब सॉरी, कॉपर की मिल जाती हैं, सिल्वर की मिलती हैं, गोल्ड की मिलती हैं, जैसे कि तलवारें, स्वॉर्ड्स, छुरी, नाइफ्स। ठीक है, फिर इसके अलावा चूड़ियाँ मिलती हैं, बैंगल्स, ये तो आपने लास्ट पिक्चर में देख लिया। ऑल्दो यहाँ पे चूड़ियाँ नहीं हैं, पर ब्रेसलेट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ब्रेसलेट भी हैं, ईयरिंग्स भी हैं, और नेकलेस तो हैं ही। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब देखो ये पिक्चर देखो, ये स्टिएटाइट का बना हुआ था, स्टिएटाइट स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन।
बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी इन्होंने होल्ड करी हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल। ठीक है, आपके एक आर्म में इन्होंने एमुलेट भी पहना हुआ है, तो यानी कि तावीज़ वाली चीज़ों में ये बिलीव किया करते थे, तो एमुलेट यहाँ पे इन्होंने पहना हुआ है। और इनकी बियर भी काफ़ी स्टाइलिश है ना, पर चलिए वो नहीं लिखना आपने, पर ये चीज़ें मेंशन कर देना कि स्टेट राइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन। तो देखो कितना ज़्यादा स्किल्ड वर्क है ये, तो स्टैचू मेकिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते थे आपके हड़प्पन पीपल। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोन स्कल्पचर। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। ओके, नाउ कमिंग टू द ये रह गया, फीमेल फिगरीन्स मिलती हैं बहुत सारी, फीमेल फिगरीन्स किसकी बनी थी ये, टेराकोटा की। यहाँ पे एक और सील के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मदर गॉडेस। मदर गॉडेस में हमने क्या देखा था कि मदर दिखाए गए हैं एक, और उनके वूम से क्या निकल रहा है, जो वजाइना वाला एरिया है वहाँ से एक प्लांट इमर्ज हो रहा है, उसका मतलब है कि ये न्यू लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, वो भी ध्यान में रख लेना, मदर गॉडेस का था वो। चलो, इसके अलावा ना आप जितनी भी सील्स हैं, जो भी इनमें आपको दिखता है, जो आपको लगे कि रेलिवेंट है फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप ऐड कर सकते हो। फिर पॉट्स है ना, जैसे पॉट्स का मैं यहाँ पे लिख जैसा देती हूँ, जो पॉटरी थी वो भी तो स्किल ही थी ना एक तरह की, ऑल्दो इसको मैं अलग से पढ़ाऊँगी अभी, पर वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे पॉट्स मिलेंगे जो पूरा रेड कलर का है, पर जो उसमें लाइन वगैरह डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन करा हुआ है ब्लैक कलर का, तो 2 कलर यूज़ हुए हैं। फिर आप बहुत सारी पॉटरीज देखोगे कि लिकर के लिए परफोरेटेड थी, यानी कि छोटे छोटे होल होंगे, खोले बोल रहे हो पहाड़ी में बोलते हैं, छोटे छोटे होल होंगे, छेद होंगे छोटे छोटे, इससे क्या किया जाता था, लिकर को फर्मेंट करा जाता था। ओके, चलो ये भी ध्यान में रख लेना। ये देखो, ये भी टेराकोटा का टॉय बना हुआ था, टेराकोटा टॉय, ऐसे दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट मैंने आपको कंप्लीट ही करवा दिया। इसके अलावा आ जाओ पॉटरी के ऊपर। अब देखो पॉटरी में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। पहले तो ये जो पहली पॉटरी है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है डिशेज ऑन स्टैंड। क्या किया जाता था, ये नीचे एक स्टैंड बना हुआ है प्रॉपर, इसके ऊपर प्लेट्स रख दी जाती थी। ठीक है, फिर अगला पॉट अगर आप देखोगे तो इस पॉट में क्या है, एक तो रेड कलर का बेस है और डिज़ाइन किस कलर से किया हुआ है, ब्लैक कलर से। ये वाला देखोगे तो यहाँ पे परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब है कि छोटे छोटे होल्स इस पे बने हुए हैं, और क्या किया जाता होगा इससे, जो शराब वगैरह बनती है लोकल, उसको फर्मेंटेशन की जाती होगी, लिकर फर्मेंटेशन। फिर ये कुछ वास जैसा है, यानी कि डेकोरेशन पर्पज से यूज़ हुआ होगा। ठीक है, अब ये वाला जो है इसको माइट भी स्टोरेज के लिए ज़्यादा यूज़ करते होंगे, देख के लग रहा है, क्योंकि ढक्कन वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, या फिर हो सकता है थोड़ी सी अपीयरेंस देखे तो डेकोरेशन वाली भी है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे फंक्शंस पता होने चाहिए पॉट्स के। तो क्या क्या हो जाते हैं, लिकर फर्मेंटेशन, लिकर फर्मेंटेशन के बाद सेकंड आ जाता है आपका स्टोरेज, स्टोरेज के साथ साथ डेकोरेशन, सेरेमनीज में भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, सेरेमनीज, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ पॉटरी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। चलो, और चीज़ें इसमें हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी आपकी पॉटरी, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो थी वो रेड कलर्ड पॉटरी विद ब्लैक डिज़ाइन। यहाँ पे भी देखोगे रेड कलर की पॉटरी है, बीच में यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग जो थी वो ब्लैक कलर से थी, और जो बाकी आपका बेस था कलर का, बेस था पॉट का, दैट वाज इन द रेड कलर। इसके अलावा डिज़ाइंस बहुत सारे थे, जैसे कि कई बार लाइंस ही ड्रॉ थी, कई बार फिश वगैरह ड्रॉ थी, यानी कि फ्लोरा एंड फौना भी देखने को मिलेगी, फ्लोरा एंड
fauna, flora for the plants and fauna for the animals. ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लेना. बर्ड्स भी आपके fauna में ही आ जाएंगे, फिशेस भी यहीं पे आ जाएंगी. तो ये सारी चीज़ें ड्रॉ करी जाती थी ऑन द पॉटरी. सो दिस इज मोर थिंग्स, दीज आर द मोर थिंग्स, मोर देन इनफ आई थिंक. तो पॉटरी होगी आपकी. इसके बाद आती है स्क्रिप्ट, जो कि स्क्रिप्ट जो है वो अवेलेबल है, राइटिंग जो है अवेलेबल है, पर डिसाइफर ही नहीं हो पाई. अभी तक डिसाइफर नहीं है. पिक्चर में देखो यू दिख रहा है पर फर्केटेड है. पहले ऐसे लिखा हुआ है, एक फर्केशन, फिर 2 फर्केशन बना दी हुई हैं, फिर 3 फर्केशन भी बनाई हुई हैं. पता नहीं क्या मीनिंग होगा इसका. फिर 8 जैसा लिखा है, एक इस पे डॉट लगा दिया है, एक बिल्कुल खाली है, एक आधा सा 8 लिखा हुआ है, तो इसका भी मीनिंग पता नहीं है. पर एक चीज़ यहाँ पे जो पता है हमें, दैट इज स्वास्तिक साइन. स्वास्तिक आज भी यूज़ करते हैं ना इसको, स्वास्तिक साइन को. तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है और फीचर ऑफ कॉन्टीन्यूटी आप बोल सकते हो कि आज तक इसको हम यूज़ करते हैं, जो आपका स्वास्तिक साइन है. 3 तरह की स्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिलेंगी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. वन इज द पिक्टोग्राफिक. पिक्टोग्राफिक का मतलब है पिक्चर ड्रॉ करी जाएगी टू कन्वे द मैसेज. ठीक है. उसके बाद सेकंड आती है लोगोसालेबिक. लोगोसालेबिक का मतलब है कि सिंबल्स का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ लेटर. सिंबल्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ लेटर्स. लोगोसालेबिक के बाद एक और चीज आती है, दैट इज द बोस्ट्रोफेडॉन. बोस्ट्रोफेडॉन. अब देखो जब हम पेज के ऊपर लिखते हैं ना, या अभी भी मैं लिख रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये लिखते हैं हम आज के टाइम पे. पर वहीं पे बोस्ट्रोफेडॉन की बात करें तो इट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. पहले राइट टू लेफ्ट पहली लाइन, अगली लेफ्ट टू राइट, फिर से राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. स्टार्ट होगी फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना. दिस वाज द बोस्ट्रोफेडॉन. ऑल्दो ये आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, अभी तक पता ही नहीं है कि लिखा क्या था. नॉट डिसाइफर्ड सो फार. और बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स मिली हैं हमें कुछ इस तरह से जो देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना. चलिए इकोनॉमी की बात करें तो इनका जो ट्रेड था वो इंटरनल भी था और एक्सटर्नल भी था, यानी कि अपनी कंट्री में भी और बाहर की कंट्री में भी. इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था. ठीक है, हमने देखे बीड्स, तो बीड्स को ये लोग बाहर एक्सपोर्ट भी किया करते थे. फिर हमने देखा प्रीशियस मेटल्स. ये प्रीशियस मेटल्स जो होती थी या प्रीशियस स्टोन्स जो होते थे, ये बाहर से मंगवाया करते थे, तो इसका इंपोर्ट किया करते थे. ठीक है, तो इकॉनमी जो थी हड़प्पन इकॉनमी, तो ट्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस थी, यानी कि ट्रेडिंग किया करते थे, उससे अपनी ये ज़्यादा दिनचर्या कमाया करते थे. जितने भी कंटेम्प्रेरी थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, स्टार्टिंग में ही देखा हमने ट्रेड विद मेसोपोटामिया. फिर बहरेन भी देखने को मिलता है. बहरेन का मेंशन करा गया है और इसको टर्म दी गई थी दिलमन. ठीक है, और इंडस को बोला गया है मेलुहा. और इसके अलावा मकरान कोस्ट पे भी देखने को मिलता है, उसका भी मेंशन है. मकरान कोस्ट, जो मकरान कोस्ट थी इसको मकान भी बोल दिया जाता था, या के की जगह जी भी देखने को मिल सकता है आपको. ठीक है, तो इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग ये लोग किया करते थे. इवन विद द उरुक एंड उर के साथ भी किया हुआ है. सूसा जो है आपका, ये ईरान को बोला गया था. ईरान में एक जगह थी, वहाँ पे इनके साथ इनकी ट्रेडिंग थी. उर भी था और निपुर भी था. ये जो उर और निपुर थे ये थे आपके इराक में, यानी कि उर और निपुर इराक वाला जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलते हैं. मेसोपोटामिया के अंडर ही आ गया ये. तो इन सब के साथ इनका ट्रेड रहता है. मेटालिक मनी तो यूज़ नहीं हुई, नो मेटालिक मनी.
जैसे आज करते हैं ना, पैसे दे देते हैं, नोट्स दे दिए, सिक्के दे दिए, तो उस टाइम पे मेटालिक मनी यूज नहीं होती थी, बट दे यूज्ड बार्टर सिस्टम, एक चीज़ दो दूसरी चीज़ लो। तो बार्टर सिस्टम की एक दिक्कत रहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को उस चीज़ की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास है, ठीक है, बट स्टिल दे यूज्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अच्छा मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी ना ब्लॉक कार्ट वाली, तो मतलब अगर पानी वाले सॉरी लैंड एरिया है तो वहाँ पे तो ब्लॉक कार्ट के थ्रू ही जाएगा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे, पर लोथल में हम देखते हैं बोट्स के एविडेंसेस मिले हैं, धोलावीरा में देखते हैं डॉकयार्ड मिला है प्रॉपर। तो बोट्स का यूज़ करा जाता था फॉर ट्रेड थ्रू वाटर। डन। फिर देखने को मिलती हैं सील्स। तो जैसे एक जगह से जब दूसरी जगह पे कोई चीज़ चाहिए ना, तो ये क्या करेंगे, उस पर सील लगा देंगे। सील क्यों लगाएंगे? उस सील को कौन खोलेगा? जिसके पास ये पहुंचनी चाहिए। अगर उस बंदे के पास ये सील के साथ मिलती है प्रोडक्ट, तो उनको पता है कि इसको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करी गई है रास्ते में, और जैसे भेजा गया था वैसे ही लाया गया है। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ सील। तो सील की टेक्निक इनको आती थी, और ये क्या करते थे, हमें सील्स में देखने को मिलती हैं मेसोपोटामिया वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा हमें इंडस सिविलाइजेशन की सील्स देखने को मिली हैं। तो इससे पता लगता है कि यस दे यूज टू एक्सचेंज दियर थिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब जैसे बहुत सारी मेटल्स थी लाइक गोल्ड, तो ये गोल्ड जो था ये हमें मिलता था कौन कौन से एरिया में? एक तो था अफगानिस्तान में, फिर दूसरा ईरान में, तीसरा आपके कोलार में, कोलार गोल्ड माइंस भी जिसको बोलते हैं ना, कोलार, ये इंडिया में था। बाकी ये दोनों ऊपर के बाहर थे। तो अगर बाहर थे तो मतलब इंडिया को ये मंगवाने पड़ते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये बाहर से मंगवाने पड़ते थे। फिर हमने देखा था कॉपर। कॉपर एक तो अपने एरिया में खेतरी माइंस, जो कि कहाँ पे था? राजस्थान में, पर सिर्फ वहीं पे अवेलेबल था। तो कमी रहती थी काफ़ी ज़्यादा, तो हमें कहाँ से मंगवाना पड़ता था? ओमान से। ऑल्दो बलूचिस्तान में भी अवेलेबल था, ठीक है। कॉपर के अलावा हमने एक और देखी टिन। टिन दो जगह तो मैंने आपको बता दी, वन वॉज द हजारीबाग, एक थी बस्तर। पर इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट जगह हमें देखने को मिलती हैं, वन वॉज द अफ़गानिस्तान और ईरान। एक बहुत प्रीशियस स्टोन हुआ करता था जिसको बोलते थे ये लोग लैपिस लजूली। बहुत सुंदर स्टोन होता है लैपिस लजूली। ये होता था, शॉर्ट गई, एक सेकेंड, शॉर्ट हो गई, कहाँ पे था ये? आपके अफगानिस्तान में, ठीक है, लैपिस लजूली, शॉर्ट गई। फिर इसके अलावा आता है टर्कोइज। टर्कोइज तो आज भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, टर्कोइज। टर्कोइज की आपको एविडेंसेस मिलेंगे सेंट्रल एशिया में जाके, अफगानिस्तान वगैरह ही सारा। और इम्पॉर्टेंट है खोरासन। एक खोरासम बैलिस्टिक मिसाइल भी है, वो ईरान ने हाल ही में टेस्ट भी करी थी। चलिए वो तो डिफेंस आ गया, आप इधर ही वापस आ जाओ। फिर आते हैं स्टीएटाइट। स्टीएटाइट कहाँ पे मिलता था? तो ईरान से भी आया है और राजस्थान में भी अवेलेबल था। जो बियर्ड मैन था वो भी तो स्टीएटाइट के बना था ना, तो साउथ राजस्थान में भी अवेलेबल था, और इसके अलावा ईरान से भी लाया जाता था, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी का पता कैसे चलता है? हमें मिलते हैं वेट्स एंड मेजर्स। ये जो वेट्स एंड मेजर्स हैं इसको आप टेक्नोलॉजी में भी ऐड कर सकते हो, बनाने की भी तो स्किल होती है ना। और 16 के मल्टीपल्स में मिलते थे, इन द मल्टीपल ऑफ 16। 16 मिलेगा, 32 का मिलेगा, 48 का मिलेगा, 64 का मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से मिलते थे, ठीक है, अप टू 64 ही मिलते थे। ये ध्यान रखना, मैंने सो ऑन कर दिया ना, 64 तक मिलते थे।
फिर उसके बाद एक छोटी एक वो जो होता नहीं एंगल मेजर करने के लिए ऐसे फित्ता टाइप, इस तरह से वो भी मिला है हमें मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो एक स्केल भी मिली है यहाँ पे, शेल की बनाई थी फॉर द मेजरमेंट, ठीक है। और लोथल से आइवरी की स्केल मिली हुई है, आइवरी स्केल, स्केल यानी कि मेजरमेंट के लिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पता चलता है कि जो इनकी इकोनॉमी थी वो एक अलग ही लेवल पे चली हुई थी, ठीक है। रुको 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 रुको, शेल स्केल कहाँ दिखा दिया, मोहनजोदारो में, ये सौराष्ट्र में था, गुजरात, सौराष्ट्र, ठीक है। मोहनजोदारो में हमें क्या मिलता है, अरे गलत कर दिया यार, ये एंगल मेजरमेंट जो था ये मिला था हमें सौराष्ट्र में, और जो ये शेल स्केल थी ये भी हमें मिलती है, ये मिलती है हमें मोहनजोदारो में, ठीक है। ये जो एंगल मेजरमेंट का था ये सौराष्ट्र में मिला, ध्यान रख लेना, एविडेंस है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके डन। तो दिस वाज द इकोनॉमी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आते हैं रिलीजन के ऊपर। अब देखो रिलीजन के ऊपर हम कैसे बात कर सकते हैं, एक ग्रेट बेथ है, नहाने का एरिया मिला हुआ है, साइड में सीढ़ियाँ लगी हुई थी प्रॉपर, ये स्टेयर्स आ गई, स्टेयर्स तो मिली और साथ में स्टेयर्स के साइड में मिलते हैं चेंजिंग रूम्स, ऐसे लगे हुए थे, चेंजिंग रूम्स। चेंजिंग रूम्स के साथ साथ हमें बाहर देखने को मिलता है, बाहर तो नहीं अंदर ही मिलता है, इनके जो चेंजिंग रूम थे साइड में वेल्स भी थे, कुएं भी थे, ठीक है। तो यहीं से वाटर की सप्लाई होती थी इस तरह से। तो बोला जाता है ये जो ग्रेट बेथ है ना, माइट बी इट वॉज यूज्ड फॉर द सेरेमनियल पर्पजेज, कोई रिचुअल्स होते होंगे, सेरेमनीज होती होंगी, तो उसके लिए यूज़ किए जाते थे क्या, ये ग्रेट बेथ। कहाँ पे मिला, तो मोहनजोदारो, ठीक है। तो मोहनजोदारो में हमें देखने को मिलता है ग्रेट बेथ। और बोला जाता है कि आइडल भी नहीं मिलते, टेम्पल्स भी नहीं मिलता, तो अगर टेम्पल भी नहीं मिलता, आइडल्स भी नहीं मिलते हैं, तो इनका मतलब है कि जो सोसाइटी थी वो सेक्युलर बोल सकते हैं। और ज़्यादा फोकस किस पे होता था इनका, नेचर के ऊपर, यानी कि सूर्य की पूजा कर ली, पेड़ों की पूजा कर ली, एनिमल्स की पूजा कर ली। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोरा एंड फौना। एनिमिज्म में ये बिलीव करते थे, यानी कि वर्शिप ऑफ ट्रीज हो गए, स्टोन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा एम्यूलेट्स वगैरह ये यूज़ किया करते थे, ये हम देखते हैं बियर्ड मैन की एक बाजू में था ना एम्यूलेट, तो ताबीज़ वाली चीज़ों में ये बिलीव किया करते थे। तो इनका मानना था कि एविल्स होती हैं और उनको वार्ड ऑफ करने के लिए, उनको निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एम्यूलेट, ठीक है। सो दिस वाज द रिलीजन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे मदर गॉडेस। मदर गॉडेस अगेन वही बार बार बता चुकी हूँ कि वोम से एक प्लांट निकल रहा है और ये रिप्रेजेंट करता है कि मदर कैन गिव बर्थ, ठीक है। उसके बाद पशुपति सील मिलती है, पशुपति सील, पशुपति सील मिलती है। तो पशुपति सील जो थी इसमें क्या दिखाया गया था, एक पर्सन है, उनको बोला गया कि ये माइट बी प्रोटोशिवा है। ये सील आप देख चुके हो स्टार्टिंग में, चलो मैं फिर से दिखा देती हूँ ना एक बार, ये वाली फर्स्ट, दिस वन, दिस इज़ द सील। आई थिंक आगे लगाई थी मैंने, ये नहीं यहीं पे थी, यहीं आ जाओ दोबारा से, ये वाली सील। ये देखो सेंटर में बैठे हुए हैं, प्रोटोशिवा बोल दिया, यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं प्रॉपरली। और साइड में बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट भी देखने को मिल रहा है, टाइगर मिल रहा है, राइनो है, बुल है और नीचे डियर भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे एनिमल्स सराउंडेड हैं, तो वो लिख लेते हैं एक बार। प्रोटोशिवा है, किस पॉस्चर में बैठे हैं, यौगिक पॉस्चर में। किन एनिमल से सराउंडेड हैं, तो डियर भी देखने को मिल रहा है उस सील के अंदर, टाइगर भी देखने को मिलता है, एलिफेंट, और एलिफेंट के साथ साथ आपको क्या था और
फिर से देख लो, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनो, और एक का पता नहीं चलता पर बोलते हैं कि ये राइनो था या तो बफलो थी, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है, और बुल भी था। और प्रोटोशिवा के ऊपर एक सिर के ऊपर आपने कुछ देखा, डिड यू नोटिस दैट? ये देखो एक ट्राइडेंट सा पहना हुआ है, तो ये भी मेंशन करना है आपने इसमें, ठीक है। तो एक ट्राइडेंट, प्रोटोशिवा वेयरिंग ट्राइडेंट या हेड गियर। चलिए, दिस वॉज अबाउट द पशुपति सील। उसके बाद देखो हम्प्ड बुल की हमें बहुत ज़्यादा सील्स देखने को मिलती है, मतलब जो बुल था मे भी ये वर्शिप करते थे, और ये भी कॉन्टीन्यूटी ऑफ फीचर है। जैसे स्वास्तिक आज भी यूज़ होता है ना, स्वास्तिक आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ये स्वास्तिक सील, तो स्वास्तिक सील उस टाइम पे भी ये यूज़ किया करते थे, आज भी यूज़ होती है, तो मतलब इज स्टिल अ कॉन्टीन्यूटी ऑफ फीचर। फिर इसके अलावा बर्ड्स, एक यूनिकॉर्न सील मिलती है, यूनिकॉर्न सील, एक घोड़ा होता है, ये इमेजिनरी घोड़ा होता है बेसिकली, और पता है आपको यूनिकॉर्न वो पिंक से कलर का और वाइट कलर का घोड़ा सा दिखाया जाता है बार बार, तो यूनिकॉर्न सील भी मिलती है, मे इमेजिनरी हॉर्स था ये, तो उसकी भी मे बी वर्शिप करी जाती थी, ये बोल दिया जाता है। वन हॉर्न, सॉरी हॉर्स नहीं यार, हॉर्स लिख दिया, राइनो, ठीक है, इमेजिनरी माना जाता था इसको, एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा पर माना जाता है। फिर फैलस वर्शिप किया करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, फैलस वर्शिप। फैलस वर्शिप का मतलब होता है वर्शिप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अगर आज का एग्जाम्पल देखें तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। यूनिकॉर्न सील वाले का ये भी रेलिवेंस था, ये फ्यूटेटरी देती माने जाते थे। फ्यूटेटरी देती क्या होता है, आपने कुल देवी कुल देवता माने होते हैं ना, कुल देवी कुल देवता, तो उनको ही बोलते थे फ्यूटेटरी, आज भी फ्यूटेटरी बोलते हैं, कुल देवी या कुल देवता को बोल देते हैं फ्यूटेटरी। इसके बाद आपको एविडेंसेस मिलते हैं फायर ऑल्टार्स के, जो हवन के लिए यूज़ होता है ना, तो फायर ऑल्टार के काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस आपको मिलते हैं लोथल वाले एरिया में और कालीबंगन वाले एरिया में, तो इससे पता लगता है कि ये रिचुअल सेरेमनीज उसमें परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। तो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। हाँ, इसमें बरियल प्रैक्टिसेस के लिए मैंने आई थिंक स्पेस नहीं छोड़ा, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, मैं ऐड कर देती हूँ उसको। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चलो, बरियल प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सिविलाइजेशन की। तो बरियल प्रैक्टिसेस 3 तरह की थी इनके अंडर अगर देखें तो। सबसे पहले तो ओवरव्यू सा ले लेते हैं बरियल प्रैक्टिसेस की। मान लो किसी की डेथ होगी तो क्या क्या कर सकते हैं उसका, या तो दफना सकते हैं या जला सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं आज भी, जैसे हिमाचल के ऊपर वाले एरियाज़ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पहले डेड बॉडी को खुले एरिया में छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे जो भी एनिमल्स वगैरह होंगे वो उसको खा लेंगे और फिर जो रेमिनेंट बचता है उसको दफना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी बरियल प्रैक्टिसेस होती हैं। फिर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो अगर नॉर्थ वाली साइड की बात करें, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वाली साउथ में नॉर्थ वाली डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ इंडिया में क्या किया जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ रखी जाती है डेड बॉडी, ठीक है। और साउथ इंडिया में क्या किया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट रखी जाती है डेड बॉडी। सो दैट इज़ अ वेरी जनरल फीचर। डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए डेड बॉडी की, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर नॉर्थ से साउथ में रखी जाती थी, और जो साउथ वाला इंडिया है वहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट रखी जाती थी। बाकी कंटेम्प्रेरी जगहों पे अलग अलग वेरी करती हैं सारी चीज़ें। 3 मेथड हुआ करते थे बरियल्स के, कौन कौन से थे, तो नंबर 1 वाज कंप्लीट बरियल। कंप्लीट बरियल यानी कि मान लो किसी की डेथ हुई, उसको क्या कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा डायरेक्टली अंडर द सॉइल, तो दैट वाज द कंप्लीट बरियल। दूसरा आता है फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल बरियल, फ्रैक्शनल बरियल, फ्रैक्शन मतलब आधी आधी चीज़ें। इसमें क्या किया जाएगा, पहले जो डेड बॉडी होगी उसको एक्सपोज एरिया में रख दिया जाएगा, खुले में रखा जाएगा,
ताकि जो बर्ड्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, वो इसको फीड कर लें। फिर इसकी बचेंगी सिर्फ बोन्स, स्केलेटन, और उसको क्या किया जाएगा, बरी किया जाएगा। थर्ड टाइप जो आती है आपकी वो होती है क्रीमेशन। क्रीमेशन मतलब जला दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगी, ऐश, ऐश को बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द क्रीमेशन, जो हिंदुइज्म में अभी भी फॉलो होती है चीज़ें। फाइन, क्लियर है। तो एक एविडेंस मिलता है हमें कालीबंगन में। कालीबंगन में क्या एविडेंस मिला, एक स्मॉल और सर्कुलर पिट मिला, ठीक है। उसमें बोला जाता है कि माइट बी ये यूज़ हुआ करता था अर्न्स को रखने के लिए। अर्न क्या होती है, कलश। जैसे यहाँ पे क्रीमेट कर दिया डेड बॉडी को, तो उसके बाद जो ऐश बची उसको बरी करा जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, वो छोटा सा पिट बनाया होता था सर्कुलर शेप का, वहाँ पे अर्न्स को रख दिया जाते थे। अर्न यूज़ कर लेते थे, या इसको पॉट भी बोल सकते हैं। डन। तो ये एविडेंस मिलता है कालीबंगा में। तो बरियल प्रैक्टिस में एक आधा एविडेंस तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। एक हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, और वो थी कहाँ पे, आपके रोपड़ वाले एरिया में। रोपड़ में हम देखते हैं एक आदमी था, उसका बरियल था विद डॉग, बरियल ऑफ मैन एंड डॉग, ठीक है। बरियल ऑफ मैन एंड डॉग, तो इकट्ठे मिला है, तो ये भी सिग्निफिकेंस रखता है। एक एविडेंस आपको लोथल में भी मिलता है। लोथल में मेल और फीमेल की डेड बॉडी एक साथ थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। सो दीज वर द सर्टेन बरियल प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान में रखना। अब हमें क्या करना है ना, हर एक स्टेट की जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी वो सारी हम कवर अप करेंगे इन स्लाइड्स के अंदर। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें अब कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। पहले आती है बात हड़प्पा की। हड़प्पा की मैं बात करूँ तो कहाँ पे मिला था ये, पाकिस्तान में। अच्छा देखो, मैं कहीं जगह पे ना शॉर्टकट यूज़ करूँगी, आपने नहीं करने पर। तो पाकिस्तान के कौन से एरिया में, पंजाब वाले एरिया में। कौन से रिवर के बैंक पे, तो रावी रिवर। किसने एक्सकावेट किया था, तो दयाराम साहनी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, एक तो हम देख चुके हैं इनका टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। एक यहाँ पे ग्रेवयार्ड मिलता है जिसको नंबर दिया गया है 837। ये लोग एक चीज़ फॉलो किया करते थे कॉफिन बरियल में, हाँ ये भी ऐड कर लेना आप बरियल सिस्टम में भी चाहे, कॉफिन बरियल। ये हड़प्पा वाले फॉलो किया करते थे, एच शेप का बरियल बनाते थे इस तरह से, इसको बोलते थे सिमेट्री एच कल्चर, सिमेट्री एच कल्चर इसको बोला करते थे। तो यू कैन ऐड दिस इन, यहाँ पे भी कर सकते हो आप कि हड़प्पा में क्या मिलता है, सिमेट्री एच बरियल, तो यहाँ पे भी ऐड कर लेना इसको, बरियल का ही फीचर है तो यू कैन ऐड इट हियर, ठीक है। तो कॉफिन बरियल था, ये सिमेट्री एच कल्चर। उसके अलावा हमें मिलती है ग्रेनरीज की 2 रोज, और हर एक रो में इस तरह से 6 पूरी टोटल ग्रेनरी थी। इस तरह से कितनी हुई, 3, एक और ऐड करो, तो 2 रोज थी, और टोटल कितनी थी ये, 6 थी हर एक रो में, ग्रेनरीज थी ये कहाँ पे मिलता है आपको, ये हड़प्पा में ही मिलता है अगेन। फिर हमें ट्रेड इंटरेक्शन के बहुत सारे एविडेंसेस मिले, अभी देखिए हमने सील्स मिली ना, तो वो भी कहाँ पे मिली, हड़प्पा में, कि इनके जो ट्रेड थे वो विद अदर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एग्जिस्ट करते थे। इसके बाद सिंगल रूम बैरिक्स मिले, सिंगल रूम बैरिक्स। ये जो सिंगल रूम बैरिक्स थे ये लेबरर यूज़ किया करते थे टू स्टे, लेबरर्स अपने रहने के लिए क्या किया करते थे, इसका यूज़ किया करते थे। फिर यहाँ पे हमें डांसिंग गर्ल के आइडल्स भी मिलते हैं, ब्रॉन्ज वाले की बात नहीं कर रही, बहुत सारे डांसिंग गर्ल के आइडल्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। और मेल फिगरीन्स भी बहुत सारी मिली हैं हड़प्पा में, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हड़प्पा के। एज अ अगर अकेली मैं बात करूँ एक सिटी की, तो ये कुछ फीचर्स हैं, यू कैन ऐड दीज थिंग्स।
फिर आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की बात करूँ तो अगेन कहाँ पे पड़ता है ये, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कहाँ पे, तो जो सिंध वाला एरिया है वहाँ पे। कौन से रिवर के बैंक पे ये मिलता है हमें, तो ये इंडस के साइड में मिला था। उसके अलावा किसने एक्सकावेट करा था, तो आर डी बनर्जी थे, उन्होंने इसको एक्सकावेट किया था। आर डी बनर्जी का नाम याद रख लेना, दो ई मके और कशिनाथ भी इनके साथ एसोसिएटेड थे। सर जॉन मार्शल भी थे। अच्छा, जो सर जॉन मार्शल थे ना इनके साथ, सर जॉन मार्शल, उन्होंने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को आईवीसी की टर्म दी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो टर्म कॉइन किसने की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सर जॉन मार्शल ने। तो सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने बैनर्जी के साथ काम किया टू एक्सकावेट द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, तो माउंड ऑफ डेड। इट्स जस्ट अ रिवीजन, जो चीज़ें हमने पढ़ ली वही अब फिट करनी है कि कौन कौन सी साइट्स पे मिली और कब किया था। 1922 में इसको एक्सकावेट किया था। तो हड़प्पा को कब एक्सकावेट किया था, तो ये किया था 1921। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फीचर। फिर मोहनजोदारो की अगर खास खास फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक असेंबली हॉल मिलता है, और वो जो असेंबली हॉल था उसमें बहुत सारे पिलर्स लगे हुए थे, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल। कहाँ पे मिला हमें, तो ये मिलता है हमें इन द मोहनजोदारो। उसके बाद ग्रेट बेथ सबसे लास्ट में हमने देखा जब रिलीजियस सिग्निफिकेंस कर रहे थे, तो ग्रेट बेथ मिला है जिसमें चेंजिंग रूम भी लगे हुए थे, साइड में वेल भी लगा हुआ था। तो लोग अपनी सेरेमनी परफॉर्म करते थे, वहाँ पे नहाते थे, फिर चेंजिंग रूम में चेंज कर लिया करते थे। फिर यहाँ पे हमें प्रीस्ट की बहुत सारी एविडेंसेस मिलते हैं, प्रीस्ट। ठीक है, फिर ग्रेनरी मिली है बहुत बड़ी, लार्ज ग्रेनरी मोहनजोदारो में ही मिली है अगेन। और यहाँ से हमें एक और एविडेंस मिला, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कॉटन का यूज़ किया करते थे, स्पिनिंग एंड वीविंग किया करते थे, उसके कपड़े बनाया करते थे। पर जो मोहनजोदारो है उसमें क्या रिलेवेंस है, दैट इज़ एक पीस मिलता है हमें ऑफ वुवन क्लोथ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हमें और भी एविडेंसेस मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू। किस टेक्निक से बनाया था, याद रखना, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं इकट्ठे, पेयर्स में मिले हैं, पेयर्स स्केलेटन। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। सील्स मिली हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी सील, मदर गॉडेस वाली, जहाँ पे वोम में से एक प्लांट निकलता है, रिप्रेजेंट करता है कि मदर जो है वो अगली जनरेशन को बर्थ देती है। फिर पशुपति सील मिलती है, यौगिक पोस्चर में जो बैठे हुए थे और बहुत सारे एनिमल्स उनको सराउंड कर रहे थे। फिर आपको स्टीएटाइट स्टैचू मिलता है बियर्ड मैन का। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। बैंगल्स मिली हैं मिट्टी की बनी हुई। तो ये सारे फीचर्स आ जाते हैं आपके मोहनजोदारो के। नेक्स्ट आता है आपका लोथल। लोथल पड़ा है आपके गुजरात वाले एरिया में। गुजरात में भी कहाँ, तो अहमदनगर, गुजरात। कब इसको एक्सकावेट करा गया, तो 1957 में किया। किसने किया, तो SR राव ने किया। कौन से रिवर के बैंक पे है, तो दो रिवर्स हैं, वन इज द भोगवा और सेकंड है साबरमती। ठीक है, इन दोनों रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे मिलता है हमें लोथल वाला एरिया। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं जैसे कि डॉकयार्ड। मैंने आई थिंक पहले डॉकयार्ड कहाँ पे बोल दिया, धोलावीरा में तो नहीं बोल दिया था शायद, हाँ, वो चीज़ प्लीज़ करेक्ट कर लेना। ये लगा फिर से जूम होने, लास्ट क्लास की तरह। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। कहाँ पहुँचे थे, लोथल। चलो, तो डॉकयार्ड ये कहाँ मिलता है आपको, लोथल में मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, क्योंकि देखो पानी की साइड में प्रेजेंट था ना, तो यहीं से सारी बोट्स जाया करती थी। तो इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था आपका लोथल। बीड मेकिंग फैक्ट्री हमने देखी कि यहाँ पे बीड मेकर हमें देखने को मिलते हैं। साथ में छानूदारों में भी हमें बीड मेकर्स देखने को मिले अलॉन्ग विद द लोथल। लोथल में तो मिले ही। फिर इसके अलावा
इसका इंपॉर्टेंट फीचर आ जाएगा कि जो इसका जो हाउस एंट्रेंस था ना वो मेन स्ट्रीट में ओपन हुआ करता था। ये इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो मेन स्ट्रीट होती थी ना वहाँ पे डोर ओपन करता था। बाकियों में हमने कहाँ देखा, बैक स्ट्रीट में ओपन करता था, पर इनका जो डोर था वो कहाँ पे ओपन करता था, मेन स्ट्रीट में। तो भी ध्यान में रख लेना। और क्या हो सकता है इसमें, हाँ यहाँ से एक जार मिला ना, यहाँ से एक जार मिला है जिसके ऊपर पंचतंत्र की स्टोरी बताई गई है। पंचतंत्र, अच्छा विष्णु शर्मा ने 5 स्टोरीज लिखी हुई हैं, उनके बारे में भी बताना, ठीक है। 5 स्टोरीज हैं वो टोटल, तो वो भी देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमें डबल बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं। डबल बरियल, मेल और फीमेल को इकट्ठे दफनाया जाता था। फिर आइवरी स्केल यहाँ पे मिली, वो जो कन्फ्यूजन हुआ था वो भी ध्यान में रखना। आइवरी स्केल कहाँ से मिली थी, लोथल से मिली थी। फिर यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स मिले हैं। टैंक्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सील्स मिली हैं जो कि मेसोपोटामियन सील्स हैं। तो इससे पता लगता है कि यस यहाँ पे ट्रेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था, मेसोपोटामियन सील्स। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल मिले हैं शिप के, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप बोट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे राइस के एविडेंसेस मिले हैं। देयर आर सो मैनी फीचर्स, यू कैन ऐड एवरीथिंग। और इसमें ना टाउन प्लानिंग जो थी वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक तो हमने देख लिया कि इनके जो डोर होते थे वो मेन स्ट्रीट में ओपन हुआ करते थे, बट एक और चीज़ थी कि इनके जो सिटी थी वो दो की जगह 6 सेक्टर्स में डिवाइड थी, 6। तो इनकी जो सिटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स। तो ये भी इनको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देती है कंपेयर टू द अदर हड़प्पन सिटीज़, ठीक है। तो 2 सेक्टर्स में ना डिवाइड होके सिटाडल और पोर्शन नहीं हुआ करता था, 6 सेक्टर्स हुआ करते थे, इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। एक और चीज़, कालीबंगा और लोथल में हमें क्या मिले थे, फायर एल्टार्स। तो फायर एल्टार वाला फीचर भी याद कर लेना इसमें, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द लोथल। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा का मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। ब्लैक बेंगल्स कहाँ पे पड़ती है ये जगह, तो ये पड़ती है आपके राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे, गंगानगर वाला एरिया है वहाँ पे, बट राजस्थान भी चलेगा। कौन से रिवर के बैंक पे मिलता है, तो घाघर रिवर है। अमलानंदा करके एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस एरिया को एक्सकावेट करा इन 1953, यानी कि लोथल से पहले एक्सकावेट हो जाती है आपकी कालीबंगा। इसमें अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे। एक तो वो मिले थे हमें प्लो कार्ड्स के एविडेंसेस, तो मतलब प्लोइंग करते थे इस एरिया में बहुत ज़्यादा, प्लोड फील्ड मिलते हैं प्रॉपर। फायर एल्टार लोथल में भी मिला, कालीबंगा में भी मिला, यानी कि रिचुअल प्रैक्टिसेस किया करते थे, हवन वगैरह किया करते थे। बाकी इनका टाउन भी सिटाडल और लोअर पोर्शन में ही अवेलेबल हुआ करता था। यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिलती है, बोन्स ऑफ कैमल। देखो ऊँट कहाँ होते हैं ज़्यादा, राजस्थान में, तो यहीं पे हमें बोन्स ऑफ कैमल भी मिल जाती हैं। इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था ये, जैसा मोहनजोदारो था उतना ज़्यादा तो नहीं था। और इनका जो बरियल है वो 2 तरीक़ों से होता था। एक बरियल सर्कुलर शेप में होता था, एक बरियल रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करता था। और ये जो कालीबंगा है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमने 3 फेजेस पढ़े ना हड़प्पा के, कौन कौन से, वन वॉज द अर्ली, मैच्योर और लेट। तो ये तीनों के तीनों फेजेस हमें मिलते हैं इन कालीबंगा। दीज ऑल 3 सीक्वेंसेस हमें मिलते हैं कालीबंगा में। तीनों ही एविडेंसेस हमें कहाँ पे मिले, कालीबंगा में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव, आज भी देखोगे ना अगर राजस्थान वाला एरिया, तो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत डेकोरेटिव होती हैं। तो डेकोरेटिव ब्रिक्स ही इन्होंने यूज़ करी थी, डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज्ड इन फ्लोरिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करी। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट अंडर द कालीबंगा, तो ये ध्यान में रख लेना। ये कुछ फीचर्स थे कालीबंगा के। फिर आता है चानू दारो भी आपका पड़ता है पाकिस्तान में अगेन। तो 5th साइड पे हम पहुंच चुके हैं, विच इज़ इन पाकिस्तान के भी सिंध वाले प्रोविंस में। क्यों लिख दिया, सिंध, ठीक है। इसके अलावा कौन से रिवर के बैंक पे था, तो इंडस रिवर पे था। इंडस के साथ किसने इसको एक्सकावेट किया, तो NG मजूमदार थे। NG मजूमदार का नाम बहुत चलता है आपके एंथ्रोपोलॉजी में भी। तो NG मजूमदार ने किसको एक्सकावेट किया, चानू दारो में। पहला एविडेंस
छानूदारो में आप देख चुके हो। अच्छा, छानूदारो में ना एक लिपस्टिक का एविडेंस भी मिला है, ठीक है, तो मतलब लिपस्टिक यूज़ किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन दोनों कल्चर देखने को मिल जाते हैं। प्री और मैच्योर यानी कि अर्ली और मैच्योर हड़प्पन दोनों फेजेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा था बीड फैक्ट्री भी थी, बीड मेकर्स, डन। इसके बाद एक एविडेंस है, यहाँ पे फुटप्रिंट्स मिले हैं बड़े यूनिक, फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग कैट, ठीक है, बिल्ली के पीछे भागा हुआ था कुत्ता, उसके फुटप्रिंट्स मिले हुए हैं छानूदारो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी सिटी है जो विदाउट सिटाडल है, ठीक है, विदाउट सिटाडल, इसमें अपर पोर्शन नहीं देखने को मिलता हमें छानूदारो में। यहाँ पे क्ले मॉडल्स हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ब्रॉन्ज मॉडल मिलते हैं हमें कैरियट्स के, वो जो रथ होती है ना उसके, ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ कैरियट्स, ठीक है। कहाँ पे मिल जाते हैं हमें? छानूदारो में ही मिलते हैं। फिर उसके अलावा जो भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी ना, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो रिलेटेड टू द छानूदारो। जैसे अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पीछे लिखी हुई थी, चलो रिवाइज करेंगे तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो वो देख लेना। छानूदारो 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 नहीं आ रहा याद, चलो पीछे देखेंगे तो फिर से ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर नाउ दिस मच। अब आते हैं रंगपुर। रंगपुर आपका पड़ता है गुजरात वाले एरिया में। इसको MS वास्ता ने एक्सकावेट किया था। अच्छा देखो, सभी एक्सकावेटर्स को याद रखना ज़रूरी नहीं है, कुछ आपको याद रहेंगे कुछ नहीं भी रहेंगे, ठीक है। लोथल के पास में ही था आपका रंगपुर। यहाँ पे हमें प्री और मैच्योर हड़प्पन फेजेस देखने को मिलते हैं, दोनों ही मिले थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पे हमें फ्लेक्स मिली हैं, यानी कि टूल्स, फ्लेक्स। येलो और ग्रे कलर के पॉट्स भी देखने को मिले हैं रंगपुर में, येलो एंड ग्रे कलर के पॉट्स, ठीक है। चलिए, रंगपुर के बारे में इतना ही है जो आपको जानना चाहिए। बनावली आपका पड़ता है हिसार वाले एरिया में, कहाँ पे? हरियाणा। एक फीचर तो मुझे जो याद आ रहा है, बीफ और बार्ले, तो बार्ले के एविडेंसेस भी हमें कहाँ मिलते हैं? बनावली में। साथ में किसने इसको एक्सकावेट किया? तो RS बिस्ट, ठीक है। और कौन सी रिवर थी? तो एक रिवर है मदर, उसके बैंक पे मिला था। इसकी रिवर नहीं बताई मैंने पिछले वाले की। जो रंगपुर की रिवर है वो है इंडस ही। चलिए, मदर रिवर के बैंक पे मिलता है आपको बनावली। हिसार वाला जो एरिया है आपके हरियाणा का, वहाँ पे देखने को मिलता है। बाले के एविडेंसेस मिले हैं, और यहाँ पे भी हमें तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं, प्री यानी कि अर्ली, मैच्योर और लेट, ठीक है, तीनों ही मिल जाते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना। यहाँ से भी हमें क्ले मॉडल मिले हैं, क्ले मॉडल ऑफ प्लो। फिर सील्स मिली है हमें लोअर टाउन, पर सिटाडल में नहीं मिलती हैं। और साथ में फायर अल्टार्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट, फायर अल्टार्स यहाँ पे भी देखने को मिलता है हमें बनावली में। और बाले हमने कर लिया। बाले वाला जो फीचर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बनावली, ये ध्यान में रखना। फिर आती है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका पड़ता है मेरठ, जो ईस्टर्न डायरेक्शन है वहाँ तक एक्सटेंड करती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें से एक थी आलमगीरपुर। ये पड़ता है यूपी वाले एरिया में। और हिंडौन करके एक रिवर है वहाँ पे, वहाँ से उसके बैंक पे पड़ता है। और किसने इसको एक्सकावेट किया था? तो YD शर्मा थे, उन्होंने इसको एक्सकावेट किया था। आलमगीर की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये ध्यान में रख लेना। इसके अलावा इसके अलावा जो यहाँ पे हमें फेजेस मिलते हैं वो मिलते हैं डिक्लाइनिंग वाले फेजेस, ठीक है। क्योंकि अब आप देखोगे जो वैदिक पीरियड है हमें गंगा वाले एरिया में ज़्यादा मिलेगा, तो डिक्लाइन वाला एरिया जो है वो कब मिलता है हमें? आलमगीर में। फिर पॉटरी एंड बीड्स भी कहाँ मिलते हैं? आलमगीरपुर में, पॉटरी एंड बीड्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, आलमगीरपुर। और यहाँ पे एक चीज़ मिली है, इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ। ट्रफ के ऊपर आपको इम्प्रेशन मिले हैं क्लोथ के, ठीक है। सो दिस इज आलमगीरपुर। फिर आती है कोटी दीजी। कोटी दीजी से आपको फर्स्ट वेपन फैक्ट्री याद आनी चाहिए सीधी सीधी। सिर्फ एक ही फैक्ट्री थी वेपन्स की, कहाँ पे थी? कोटी दीजी में। इससे पता लगता है कि इनको पीस ज़्यादा पसंद था, लड़ाई करनी इनको पसंद नहीं थी, सिर्फ डिफेंस के लिए इन्होंने थोड़े से वेपन बना के रखे थे। फिर रिवर आती है यहाँ पे सिंध,
कोट डीजी कहाँ पे है? आपके पाकिस्तान में, सिंध प्रोविंस में ही है, सिंध रिवर के साइड में ही है। किसने एक्सकवेट किया था? तो घुरे हैं एक, इनका भी एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा नाम है घुरे का। 1835 में ये एक्सकवेट करते हैं कोटे डीजी को। यहाँ पे प्री हड़प्पन फेजेस भी हमें मिलते हैं, यानी कि अर्ली वाले। और हाउस बने होते थे स्टोन्स के, ये खास फीचर है। यहाँ पे जो हाउस हैं इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स दे वर मेड ऑफ स्टोन्स, ये फीचर याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सिटी थी ये भी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी बाय फोर्स। अब देखो डिफेंस फैक्ट्री यहीं पे थी ना, तो यहीं पे अटैक किया गया, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया था बाय फोर्स। ये पता चल जाता है इसके एविडेंसेस को देख के कि इसको डिस्ट्रॉय किया गया है, लड़ाई की वजह से ये डिस्ट्रॉय हुई थी। फिर आती है आपकी अमरी। अमरी भी आपके सिंध वाले एरिया में पड़ती है, विच इज़ इन पाकिस्तान, और रिवर भी यहाँ पे सिंध ही है, तो ये ध्यान में रख लेना। इसको भी किसने एक्सकवेट किया? तो घुरे ने ही। ठीक है, यहाँ पे हमें प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। साथ में एक चीज़ कि एक ट्रांजिशनल एरिया था, किस किस के बीच में? प्री और पोस्ट के बीच में, ट्रांजिशनल। ठीक है, मतलब जब प्री से पोस्ट ये एरा आई होगी तो ये अमरी जो है वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे हमें एक्चुअल रिमेन्स मिलते हैं राइनोसॉरस के, राइनो के रिमेन्स मिले हमें अमरी में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एक कल्चर हुआ करता था उस टाइम पे, झांगर कल्चर, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द फायर एल्टार्स। तो इसको ध्यान में रख लेना, एक झांगर कल्चर होता था, वो कहाँ पे मिला? अमरी में। झांगर कल्चर इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलता है? अमरी में। चलिए, अब छोटी छोटी हैं, ठीक है। ये अमरी कहाँ लिख दिया? यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत है। रोपड़ में आ गया, ये कैसे आ गया? अच्छा, ये दोनों यूज़ हो रही हैं। चलो मैंने इसको ना कट्टी कर दिया यहाँ से, अब देखती हूँ ये एरो भी आ रहा है। हाँ, ये क्या हो गया इसको? एक मिनट रुक जाना प्लीज़। अमरी में पहुँचे थे ना? हाँ, चला गया। झांगर कल्चर इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। अमरी में मिला था ये झांगर कल्चर। चलिए, अमरी के बाद आता है रोपड़। रोपड़ पड़ता है आपका पंजाब। कौन से वाला पंजाब? इंडिया का। यहाँ पे एक क्या बरियल मिला था हमें? मेल का बरियल मिला था विद डॉग, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सीधा सा एविडेंस है, इसलिए मैंने ये पहले बता दिया आपको। तो जो रोपड़ है आपका, ये अगेन किस रिवर के बैंक में मिलता है? तो सतलज। किसने एक्सकवेट करा रोपड़ वाला एरिया? तो वाई डी शर्मा। अब देखो, इस एरिया को एक्सकवेट करा आपके वाई डी शर्मा ने, ये वही वाई डी शर्मा है जिन्होंने आपका आलमगीरपुर एक्सकवेट करा था, तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमेट्री मिलती है, एक एग्जांपल हम ऊपर कर चुके हैं, सिमेट्री यूज़ करते हैं हम किसी बरियल प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे भी सील्स मिलती हैं, अर्ध पॉट मिलते हैं, ठीक है। और एक एविडेंस तो मैंने बता दिया कि मेल का बरियल था किसके साथ? डॉग के साथ, तो दैट इज़ रोपड़। रोपड़ पे आता है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा आपको मिलेगा गुजरात वाले एरिया में। गुजरात का भी कौन सा एरिया? वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, भुज, ठीक है, भुज स्ट्राइक। और किसने इसको एक्सकवेट किया? तो जेपी जोशी, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिलता है बोन्स ऑफ हॉर्स। सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बोन्स ऑफ हॉर्स देखने को मिलते हैं और ग्रेवयार्ड्स देखने को मिलती हैं। फिर आता है सुक्ता इंदौर। एक तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर कि वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कहाँ पे है सुक्ता इंदौर? आपका सिंध प्रोविंस जो है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। और कौन सी रिवर है? तो दश्त। दश्त को ही दशक भी बोलते हैं। किसने इसको एक्सकवेट किया? तो एस्टीन हुआ करते थे, उन्होंने किया। यार बहुत ही गंदा लिख दिया, सिंध। सिंध। दश्त और दशक जो है वो रिवर्स के नाम आगे। और किसने इसको एक्सकवेट किया? ए स्टीन ने, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, जैसे कि एक पॉट मिला जो कि ऐश से भरा हुआ था, ऐश फिल्ड पॉट। एक कॉपर एक्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है, कॉपर एक्स, ठीक है। अर्दन बैंगल्स मिलती हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉटरीज मिलती हैं,
और एक ट्रेड लिंक्स देखने को मिले हैं यहाँ पे बेबीलोन के साथ, ट्रेड लिंक्स विथ बेबीलोन। तो ये हो गया आपका सुक्ता गेंदौर। अगेन आई एम टेलिंग यू, कई जगह पे आपको टी पहले मिलेगा, के बाद में मिलेगा, सुक्ता गेंदौर भी बोलते हैं। फिर आता है आपका धोलावीरा, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे मिलता है तो गुजरात। किसने एक्सकवेट किया? अगेन जेपी जोशी, जिन्होंने सुरकोतरा को भी एक्सकवेट किया था, तो जेपी जोशी। अब यहाँ पे वाटर रिजर्वायर मिलता है, जायंट वाटर रिजर्वायर, कहाँ पे? आपके धोलावीरा में। फिर यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमें साइन बोर्ड मिला हुआ है, साइन बोर्ड जैसे लगा होता है ना कि रेड लाइट फॉर स्टॉप, ग्रीन लाइट फॉर स्टार्ट, ऑरेंज फॉर वेट, तो उसी तरह से यहाँ पे भी साइन बोर्ड मिला हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये लोग यूज़ तो वही स्क्रिप्ट हुई है जो हड़प्पा में थी, जिसका हमें पता नहीं है, बट स्टिल उसको देख के ये पता चल जाता है कि ये एटलीस्ट साइन बोर्ड है। यहाँ पे भी हमें तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और यहाँ पे सैंड स्टोन भी मिले हैं, सैंड स्टोन, ठीक है। सो दिस इज़ द धोलावीरा। धोलावीरा के बाद लास्ट साइट जो हमारी आती है दैट इज़ द राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ये हिसार के पास में मिलती है, और हिसार कहाँ पड़ता है तो अपना हरियाणा वाले एरिया में। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती रहती हैं, हमेशा राखी गढ़ी न्यूज़ में भी मिलता रहता है। एक तो तीनों के तीनों फेजेस मिलते हैं हमें इसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन के, अर्ली, मेच्योर और लेटर। इसके अलावा जो इसका भिराना वाला एरिया है वहाँ पे एक फ़ीमेल फिगरीन मिली है जिसको इंसाइज किया हुआ है, जिसके ऊपर कट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, इंसाइज्ड फीमेल फिगरीन्स। और एक यहाँ पे जैसे डांसिंग गर्ल का वो स्टैच्यू मिला था ना, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, तो उसी की तरह सिमिलर सा एक स्टैच्यू भी मिला है राखीगढ़ में, ठीक है, सेम सिमिलर। ये कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो में, पर इसी की तरह एक और देखने को मिलता है कहाँ पे? राखीगढ़ी में, तो ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट साइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो अगर डिक्लाइन की बात करें, यानी कि लास्ट वाला फेज कौन सा? लोकलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन खत्म हो रहा था। अगर मेन फीचर्स बताऊं तो एक तो बोलते कि आर्यंस आ गए थे, आर्यंस इन्वेजन। कुछ बोलते हैं कि मे बी वहाँ पे अर्थक्वेक आया, सारी घर वगैरह जो थे वो टूट गए और वो नीचे दफन हो गए। फिर आता है थर्ड कि फ्लड आया होगा। फ्लड कहाँ पे? इंडस रिवर थी, उसने अपना जो पाथ था वो चेंज कर लिया और ये सारे डूब गए। कुछ बोलते हैं कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थी, कि नेचर के साथ छेड़खानी की गई और ये ख़त्म होगी। कुछ मानते हैं कि जो आपकी रिवर्स थी जैसे कि घाघर वगैरह, ये सूख गई बिल्कुल, ये ड्राई होगी। अब ड्राई होगी तो पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो क्रॉप नहीं हुई, क्रॉप नहीं हुई तो लोगों की डेथ होगी, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी, कोई भी हो सकती है। फिर एविडेंसेस देखे जाते हैं, तो एविडेंसेस में देखने को मिलता है कि इन्होंने क्या किया था, एक बड़ी सी वॉल बना दी थी, ठीक है, और उसमें एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था। इससे पता चलता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे फ्रॉम द इन्वेडर्स, प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर इसके अलावा हम देखते हैं जो कोटी दीजी था, कोटी दीजी वाला एरिया जो कि पाकिस्तान में था, हम देखते हैं कि ये जो कोटी दीजी वाला एरिया था ये बहुत फोर्स से इसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो मतलब लड़ाई हुई होगी, ठीक है। कोटी दीजी के अलावा हम देखते हैं पॉट्स में चेंजेस। पॉट्स में हम जब चेंजेस देखते हैं तो पॉट्स में क्या हुआ था, पहले डिजाइनर पॉट्स हुआ करते थे, अब बिल्कुल ऐसे सिंपल से पॉट्स बन गए, तो मतलब एलियन कल्चर यहाँ पे आ चुका था, कोई बाहर से आ चुका था। तो देयर आर सेवरल थ्योरीज रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट वी आर नॉट श्योर कि कौन सी एक्चुअल स्टोरी है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पहले चालकोलिथिक पे आएगा। आई टोल्ड यू द रीज़न अर्लियर ऑल्सो, क्यों आएगा वो बाद में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करेंगे और
सारे ऐसे भी हैं जो कि आपके नियोलिथिक से मैच करेंगे। तो ट्रांजिशनल वाला एरिया है तो कन्फ्यूजन रहती है हमेशा से ही, ठीक है। चलो, तो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, प्लेसेस जो कि आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हमने कर ली थी। ओके डन। तो अगेन नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड देम डायरेक्टली फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और एमसीक्यूज़ वहाँ पे ज़रूर से सॉल्व करना, ठीक है। हर चैप्टर के वहाँ पे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, उनको सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्सटेंट देखा, फिर कंटेम्प्रेरी कौन कौन से थे वो देखी चीज़ें। चलो, एक्सटेंट देख लिया, कहाँ से कहाँ तक था, मांडा से तैमाबाद, आलमगीरपुर, सुख्तक, इंदौर। फिर इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या फेजेस थे। तो अर्ली फेज़ आ जाता है, मैच्योर आता है, लेट आता है। ये अर्ली वाला रूरल था, अगला अर्बन था, फिर से रूरल था, रूरल अर्बन रूरल। फिर टाउन प्लानिंग देखते हैं, सिटाडल आता है लोअर वाला। यार ये इस शीट पे पता नहीं क्या दिक्कत हुई, एक मिनट रुक जाओ। सिटाडल, ठीक है। सिटाडल जो था ये रेस्ड पोर्शन था, ये ध्यान में रखना। चलो, ये हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी, ब्रिक्स का साइज़ देखा था, वेरी यूनिफॉर्म। फिर सोसाइटी देखी थी, डिवाइडेड थी, रूल्ड भी मिले, अर्बेनाइज्ड थे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हम कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट मतलब सारी चीज़ें कवर्ड अप हैं आपकी, तो आप यहाँ पे इनको रीड कर लेना एक बार, ठीक है। ये कहाँ पे मिला था, मोहनजोदारो में, ये भी ध्यान में रखना। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। फीमेल फिगरीन्स मिलती हैं, मदर गॉडेस की सील मिलती है, ठीक है। ये सील्स भी आप टेक्नोलॉजी में ऐड कर सकते हो। टेराकोटा की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पॉटरी मिल जाती है। पॉटरी के आपने फंक्शन याद रखने हैं, क्या क्या यूज़ रहे होंगे। चलो, स्क्रिप्ट मिली जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं है। पिक्टोग्राफिक होती है, लोगोसालेबिक होती है, बोस्ट्रोफेडॉन होती है। इकॉनमी हमने देख ली, किन किन के साथ इनके ट्रेड रहे हैं, और सील्स का यूज़ करते थे फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। गोल्ड कहाँ मिला, कॉपर कहाँ मिला, टिन कहाँ मिला, लैपिस लजुली कहाँ मिला, टॉर्कोइज कहाँ से थे, स्टेटाइट कहाँ पे था, वो सारी चीज़ें की। मोहनजोदारो में हमें शेल स्केल मिलती है। वहीं सौराष्ट्र में हमें एंगल मेजरमेंट के लिए एक फिता टाइप मिलता है। वेट मेजरमेंट्स थे। अच्छा, ये वेट्स जो थे ना, ये चर्ट्स के बने होते थे, ये भी ध्यान में रख लेना, चर्ट्स, ठीक है। आइवरी स्केल हमें लोथल से मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट रिलीजन देखा हमने इनका, आइडल नहीं मिलते तो इसका मतलब है कि काफ़ी सेक्युलर थे अपने एरिया में। एनिमिज्म को फॉलो करते थे, यानी कि वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड स्टोन्स। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील, फ्यूटेटरी देती थी इनके, प्रोटोशिवा, फायर ऑल्टार्स मिलते हैं, स्वास्तिक साइन मिलता है। फिर बरियल प्रैक्टिसेस हम देख चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने साइट वाइज देखा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे मिली, सो इम्पॉर्टेंट है। सो आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया, काफ़ी लेंथी है पर यहाँ पे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।